ओ साथियों झाड़ूरा बटन दबाना हो। ओ साथियों झाड़ूरा बटन दबाना हो। झाड़ूरा बटन दबाए के साथियों, झाड़ूरा बटन दबाए के साथियों, केजरीवाल री सरकार बनाने हो साथियों झाड़ूरा बटन दबाना हो। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। क्या क्या बताऊँ माँ, कहाँ हूँ मैं। यहाँ उड़ने को मेरा खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है। यहाँ सपनों वाली मेरी पतंग हो बेफिकर उड़ रही है माँ। डो, डोर कोई डोर कोई लूटे नहीं, बीच से कट काटे ना। आजा आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। ते, तेरी राहत के अखियाँ, जाने कैसा कैसा हो ये जिया। तेरी राह थके अखिया, जाने कैसा कैसा हो ये जिया। धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा, मेरा दीप कहाँ। ढल के सूरज करे करे इशारा, चंदा तू है कहाँ। मेरा चंदा तू है कहाँ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। कैसे तुझको दिखाऊं यहाँ है क्या, मैंने झरने से पानी माँ तोड़ के पिया है। गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का
उछल के चुहा है, छाया लिए पहली धूप यहाँ है, नया नया सा है रूप यहाँ, यहाँ सब कुछ है माँ, फिर भी लगे बिन तेरा मुझे अकेला। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। बहुत खूब, थैंक बहुत यू। खूब, थैंक यू। हमारी गेस्ट हमारे बीच आ गए हैं। बहुत अच्छा गाया आपने। आपकी महिला शक्ति में सभी को स्वागत है। आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ की आवाज, एक एक्टिविस्ट, एक नेता और महिलाओं के अधिकार के लिए लगातार लड़ने वाली आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की वाइस प्रेसिडेंट प्रियंका शुक्ला जी। प्रियंका जी, स्वागत है आपको। प्लीज आप कैमरा पे आ जाओगी तो अच्छा रहेगा और सभी को सुनने में भी। थैंक जी, यू। सबको जोहार, जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो हमारे एक्चुअली मेरा दर्शक, मेरा नेट का इशू है, तो मे बी शायद वीडियो ऑफ करने से थोड़ा बेहतर साउंड करेगा, इसलिए मैं जी, अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो मैं देखते हैं एंड में अगर चालू कर दूंगी। हाँ, तो अगर प्रॉब्लम आई तो देखेंगे, तो तभी वीडियो जरा बंद करेंगे, क्योंकि ये एपिसोड हमारे यूट्यूब में भी जाता है, जी, तो हम एडिट करके यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो इसलिए वीडियो रहने से अच्छा रहेगा। ठीक। ठीक है, तो अभी आप पहला आप बताइए कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ी एक एक्टिविस्ट हो आप, तो आप अपने बारे में जरा बताइएगा दर्शकों को। जैसे आप सभी लोग कहीं ना कहीं एक तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे पॉलिटिकली आप एक्टिव हैं। उसी तरीके से जब अन्ना मूवमेंट हुआ, तो लड़कियों के लिए तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना। तो मेरा घर भी वैसे ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आता है, और उनका तो वैसे ही था कि मतलब लड़कियां तो मतलब मतलब शादी करनी है जल्दी। तो एंड ब्राह्मण कम्युनिटी एंड हिंदू में तो, और मतलब ब्राह्मण्स में हमारे यहाँ बहुत जल्दी शादियां हो जाती हैं। तो 12th के बाद से हमारे बहुत मतलब 11th हुआ नहीं, लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई नहीं, रिश्ते देखने शुरू हो जाते हैं। एंड मेरा था कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ करना है। और मुझे याद है कि थोड़ा सा ब्लर सी याद है, बहुत छोटी थी मैं और मदर टेरेसा खत्म हुई थी, बहुत छोटी, शायद मुझे मुझे जितनी समझ है, शायद मैं 5 साल की, 4 साल की, ऐसी कुछ नहीं होंगी, जो बच्चों को हल्की सी मेमोरी याद रहती है। तो मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम वो आया था कि मुझे ना कुछ ऐसा करना है, फर्स्ट वो जो क्लिक था। लेकिन फिर कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी जिसमें जो मेरी फैमिली का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग कुछ नहीं था। पढ़ाई की अपने आप कोशिश करने पे भी हम पढ़ाई नहीं करने की स्थितियां थी। तो उस कंडीशन में फिर मैंने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू किए, एंड ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना एंड पढ़ाई को कंटिन्यू करना, और ये जिद करना कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। तो पहली तो लड़ाई अपनी घर से शुरू होती है। तो पहला जो रिबेलियन स्टेप था वो अपने घर के प्रति ही था, कि घर छोड़ के चले जाना, मतलब लड़की जाती है तो नहीं लड़के के साथ ही गई होगी, ये भी आसपास सोसाइटी में बहुत। तो मेरा वही कहना है कि इस ऑडियंस जो मुझे सुन रही है, कि आपकी लड़की गई है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो किसी लड़के के साथ ही, जो कविता भी है, एक कविता है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें वो कहते हैं कि हर बार लड़की भागे, इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि हर बार क्या लड़की भागे, इसका मतलब ये नहीं कि लड़के के साथ ही भागी होगी, वो अपने सपनों के साथ भी जा सकती है। तो उसी प्रकार का था, एक वो एज जो टीन एज होती है एकदम यंग वाली। तो वैसे शुरुआत हुई थी, और उसी मोमेंट पे फिर जब हम
कॉलेज में जाने ही वाले थे, कॉलेज पूरा होने वाला था, जाने वाले पूरा होने वाला था, देन अन्ना मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और मुझे याद है कि एक मुझे मैसेज मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास तो फोन होता नहीं था, मेरे भाई के फोन पे एक मैसेज आया, अन्ना का कॉल आया। तो उसके बाद फिर हमारी यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई और हम लोग छिप छिप करके ज्वाइन करते थे। बेसिकली मेरा नेटिव जो है वो यूपी है, नेटिव मेरा वहां से था। तो वहां पर हम लोग छुप छुप के कॉलेज के पार्ट टाइम निकाल के, पार्ट टाइम जॉब छोड़ छोड़ के हम क्योंकि पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। तो मैं उस वक्त, मुझे याद है मैं कानपुर में थी, और मैंने कानपुर में एक जगह है रामा देवी, वहां पे एक एडवोकेट थी, उनके प्रोटेस्ट को हमने ज्वाइन किया था। और वहीं से हम पढ़ाने भी जाते थे, पढ़ते भी थे, कॉलेज भी था, और उस तरह से हमारा इन्वॉल्वमेंट हुआ था। और उसके बाद फिर हम जुड़ते जुड़ते कई सालों तक तो घर में पता ही नहीं था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और मुझे याद है कि तब मैंने पहला फेसबुक अकाउंट बनाया था, तब उस समय ऑर्कुट 2013, 15, 12 के आसपास ऑर्कुट बहुत फेमस था। तो हम पर ये भी डर था कि, बहुत डर होता है ना कि आपके फोटो का मिसयूज हो जाएगा, आपकी चीजों का, तो वो बहुत डर था। तो मैंने डरते डरते एक अकाउंट फेसबुक पे बनाया था, और वो प्रियंका के नाम से नहीं बनाया था, वो अकाउंट आज भी है, वो प्रिया शुक्ला के नाम से बनाया, ताकि किसी को पता ना चले ये कौन है। एंड मैंने अपनी प्रोफाइल नहीं लगाई थी उस पर। तो यहाँ से ऐसे शुरुआत हुई। और जो मेरे भाई के दोस्त थे, वो चूंकि पार्टी से जुड़े हुए थे, तो मेरे भाई ही से वो बात करे कि लड़की बहुत एक्टिव है, पार्टी में आती है। तो मेरा भाई बोल रहा है, अच्छा आप जानते हो कैसे? हाँ हाँ जानते हैं। और उसको नहीं पता है कि ये उसी का भाई है जिस लड़की की बात ये कर रहा है। तो, तो मेरा उस दिन पर्दाफाश घर में हुआ था। और मुझे आज भी याद है कि मैंने 13 दिन अनशन अपने घर में किया, सिर्फ इस बात के लिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे घर के लिए, मुझे समाज में कुछ करना है, मुझे जाने दो। बावजूद जो सोसाइटी थी वो ये नहीं देख रही थी कि ये लड़की कुछ पढ़ाई के लिए कुछ कर सकती, क्योंकि दिमाग में ये है कि लड़कियां पढ़ने के लिए या समाज में कुछ करने के लिए थोड़ी ना बोलेंगी, वो तो पक्का कोई अफेयर होगा, पक्का कोई लड़के का ही पहला चक्कर होगा। हालांकि वो भी है तो बुरी बात नहीं है मुझे लगता, वो अगर लड़की 18 की हो गई तो उसका अपना डिसीजन है। लेकिन मैंने ये स्टेप लिया तो आसपास ये सोसाइटी में भी इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब आपके घर में कुछ होता है तो आसपास में भी समझ में आ जाता है कि लड़की कुछ तो है, घर में बात नहीं हो रही है लड़की। और मुझे याद है कि मैंने बहुत घर में विद्रोह किया था, और फिर मैं 13 दिन बाद मुझे एक जीजा जी अपने घर ले गए, फिर वहां पर उन्होंने समझाया, ऐसे करके फिर चीजें शुरू हुई। तो हाँ, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। इस बीच मैंने कई बार घर छोड़े, 2 बार 3 बार लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सारी चीजें। फिर इसके बाद फिर समझ में आया कुछ सालों बाद घर वालों को कि ये नहीं समझने वाली है, अभी करने दो। तो ये था। लेकिन हाँ, एक और जो छत्तीसगढ़ आई उसका भी यही कहानी था कि शादी का बहुत प्रेशर था, एंड शादी से भागती थी मैं। तो फिर मैं वहां से एक तरह से भागी ही थी, स्ट्रैटेजिक भागी थी पढ़ाई के नाम से। और फिर मैं छत्तीसगढ़ आई, और फिर मैंने यहाँ पर फुल फ्लेज में जो मुझे उड़ान भरने की जगह मिली, पंखों को फैलाने की जगह मिली, वो आपको थोड़ा सा जब आपको स्पेस मिलता तब आप कर पाते हैं। तो वैसे शुरुआत हुई थी। तो ये एक छोटा सा, लंबी कहानी है पर ये छोटा सा एक शॉर्ट वे में, हाँ ऐसे शुरुआत। ठीक है, तो आप तो एक वॉलंटियर के तौर पे ज्वाइन हुए रहेंगे, उसके बाद वहां से आपका जो जर्नी था आम आदमी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनने तक का, क्या कैसा था वो, और कितने चैलेंजेस आए आपको? मुझे लगता है कि पोस्ट पाने के चैलेंजेस हमारे पार्टी में नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस, अब तो लड़कियां, ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें लोग कह रहे लड़कियां सेफ फील कर रही है, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे अन्ना मूवमेंट में हुई कि लड़कियों ने बहुत पार्टिसिपेशन की है। और उसका कारण है कि हम जैसे लोग निकल के आए थे, फर्स्ट टाइम जो हमारे जैसे यूथ में आया। और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाओं का पार्टिसिपेशन आम आदमी पार्टी से शुरू हुआ। क्योंकि इसके पहले हमने जो मूवीज भी देखते हैं ना, आप बनाते हैं, लड़कियां गलत तरीके से ही पोस्ट पाती होंगी, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं ऑडियंस को ये बोलूंगी कि आप किसी, मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी की महिला पोस्ट होल्डर हैं, ये किसी को हजम नहीं होता। उनको लगता है ये कैसे सवाल कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल सोच कैसे रख सकते हैं, इनके पास क्या पॉलिटिकल विजन होगा। क्योंकि पूरी सोसाइटी एक पेट्रियार्की सोसाइटी है, उसको उसी तरह से दिखाया गया। एंड पॉलिटिकल स्पेसेस में भी मर्दों की ज्यादा कब्जेदारी है, हर जगह मर्द कब्जे पे हैं, तो उनकी सोच भी वैसे ही, चाहे वो इस सोसाइटी में महिला हो या पुरुष हो, वो वैसे ही सोचते हैं। तो पोस्ट पाने की तो बहुत लड़ाई पार्टी के अंदर नहीं रही, बल्कि मैं हमेशा पीछे ही रही हूँ कि मुझे मत दो, एक जिम्मेदारी है, मैं कैसे करूंगी। लेकिन जो फर्स्ट मुझे पोस्ट का बड़ा जिम्मेदारी मिला था वो 2015-16 का टाइम था, जब मैंने स्टेट का जो हमारा CYSS अब एजाप हो गया है, अब उस समय CYSS था,
छात्र युवा संघर्ष समिति। तो छत्तीसगढ़ का स्टेट का मुझे फर्स्ट जिम्मेदारी 15-16 में मिला। तब मैं LLM कर रही थी, तब मैं स्टूडेंट थी, और 15-16 में मैंने स्टेट का जिम्मेदारी लिया। एंड उसी साल हमने यहाँ पर पूरे स्टेट में जहां जहां भी हमारे लोग हमें चिन्हांकित करके मिल सके, हमने वहां पे स्टूडेंट इलेक्शन में पॉलिटिकल में भागीदारी निभाई। एंड जो हमारा बस्तर का ये कांकेर वाला इलाका है, नॉर्थ बस्तर वाला, उधर एरिया में हमारी एक लाइन से सारे पैनल की जीत भी हुई थी। तो वो फर्स्ट पोस्ट होल्डर के तौर पर मैंने जिम्मेदारी 15-16 के आसपास ली थी। एंड वहां से भी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर प्रवक्ता बनाया गया, फिर प्रवक्ता के बाद सचिव बनाया गया स्टेट का, फिर जाकर के अभी वाइस प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी मिला है। तो इस तरह से था। तो पोस्ट की जिम्मेदारी मतलब पार्टी में मुझे एकदम क्लियर है, जो काम करेगा, मैं ये नहीं कह रही, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करूंगी कि मैं काम कर रही हूँ इसलिए, पर मैं कहूंगी कि ईमानदारी से पार्टी आपको देख रही होती है कि आप काम कर रहे हैं, तो आपको जिम्मेदारी के लिए कहना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। तो मुझे कभी भी पोस्ट के लिए लड़ना नहीं पड़ा पार्टी के अंदर कि मुझे पोस्ट दो। कई बार टिकट्स के बंटवारे में हो जाता है थोड़ा बहुत बातचीत, उसमें बाद में जब एनालिसिस होते हैं तो लीडरशिप इस बात को मानती भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड हो जाती है। लेकिन हाँ, पोस्ट के लिए तो आपको कभी हम जैसे को अभी यहाँ तो कोई वो आया भी नहीं है। आप म्यूट है, आई थिंक शीतल जी आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सॉरी। तो जी एक्चुअली छात्रों का जो रोल है वो जी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जी। आपने तो CYSS में भी रोल प्ले कर चुके हो, तो अभी छत्तीसगढ़ में ASAP में कितने रोल प्ले कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है हमारा ASAP का? एसएप का अभी प्रोसेस में है, छत्तीसगढ़ में अभी एसएप प्रोसेस में है, मतलब बहुत ये नहीं बोलेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ हो गया है, लेकिन प्रोसेस में है। क्योंकि CYSS तो फिर भी पुराने लोग सभी जान रहे हैं, पर एसएप थोड़ा सा नया हो जा रहा है, उसके लिए थोड़ा और टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है, तो टाइम लगेगा थोड़ा उसमें भी, लेकिन हो रहा है। यूथ विंग एंड एसएप दोनों मिलकर के अभी कर रहे हैं, तो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन छात्रों की भागीदारी की बात, तो देखिए छात्रों की तो भूमिका अभी रिसेंटली जो हमने अभी पूरा उदाहरण देखा, मतलब CJP का कॉल जो देखा, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब जब छात्र निकले हैं, युवा निकले हैं। हमने भी अभी कल ही मेरे द्वारा वो डाला भी गया था वीडियो, अगर आप देखेंगे, अगर मेरे इंस्टा पे भी पड़ा है एंड ट्विटर पे भी पड़ा है। ट्विटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए डाल नहीं पा रही हूँ ढंग से मैं, लेकिन बहुत बढ़िया रहा। और सारे नए लोगों को हमने रीच आउट किया। एक लाइब्रेरी हम गए थे इस 2 दिन में भी। भले हम किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, मतलब ठीक है कि बहुत यंग टाइम में आपको इस पार्टी में इस ओहदे पे हम आ गए, लेकिन अंततः है तो अभी भी उसी टाइम में ना, कि अंदर का एक यूथ है जो बोलता है कि नहीं गलत हो रहा है, बोलना तो पड़ेगा। तो अभी भी हम वो छात्रों को रीच आउट करना, यूथ को रीच आउट करना नहीं बोलते। तो हमने अभी 2 दिन में, ये पूरे जो अभी कल कॉल हुआ, उसमें पूरे 2 दिन में हमने एक एक लाइब्रेरी में जाके, एक एक यूनिवर्सिटी जितनी यहाँ पर है उनमें जाकर, कॉलेजेस में जाकर रीच आउट किया, लोगों को हैंडबिल्स दिए। तो कल के प्रोटेस्ट का स्थिति ये था कि बीजेपी के लोगों ने, गुंडा तत्व लोगों ने बहुत कोशिशें करी हमको हमारे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, गाली गलौज की भाषा में। बावजूद इसके हमारा 1700 से नीचे लोग नहीं थे, एकदम नए चेहरे, 10% पुराने, 90% उसमें सारे नए चेहरे थे। एंड लड़कियों ने आके अपनी बात रखी एंड बोला कि अब तो मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करे। तो हम जो थोड़ा सा हमको भी जो लग रहा था अभी कि यार ये हो क्या रहा है, इतना हिंदू मुस्लिम, इतना ज्यादा नफरत हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन ने बताया कि एक्चुअली हमारा यूथ जो अभी का जेनजी एंड जो यूथ है, वो ऐसा नहीं सोच रहा है। हम शायद हमें लगता है कि हम 4 बातें ज्यादा जान गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके तरीके अलग है, हमारे तरीके थोड़े अलग है, क्योंकि हम पॉलिटिकल या बिहेवियर में, सार्वजनिक लाइफ में 13 साल हो गए, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन हमसे भी बेहतर जाने वाले लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को कहीं पहुंचाया। और कल के कॉल में दूसरा एक फर्स्ट कॉल हमने और दिया था, उसमें भी भागीदारी बहुत अच्छी रही लोगों की। और सारे जो हिंदू का ठेकेदार, ये जो मुस्लिम, ये सब ठेका एका लगे जो घूम रहे हैं, उन सबको सिरे से खारिज कर दिया और बोला कि नहीं भाई, हम नागरिक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने वो बहुत अच्छे से दिखाया। तो वो थोड़ा सा भागीदारी का अगर छात्रों का देखें, तो हिस्ट्री में भी मतलब JP आंदोलन हुआ, वो छात्रों का आंदोलन था। असम गण परिषद बनी, वो भी छात्रों का था। और ये जो पूरा अन्ना मूवमेंट के बाद जो एक फेज आया, और फिर ये जो अभी हुआ, इसमें सारे यूथ एंड छात्र ही आगे हैं। और अपनी पार्टी में भी हम देखें तो
जब बने हैं तो उसको अगर देखे तो सारे कौन थे जो विधायक बने, सब छात्र ही तो थे ना। वो जब दिल्ली में पढ़ाइयाँ कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, बाद में वो विधायक बन गए। अखिलेश पति त्रिपाठी जी भी क्या थे, मॉडल टाउन में तैयारी कर रहे थे, संजीव झा जी हैं, ये सब पढ़ाई तो कर रहे थे वहां पे। और कुछ उन्हीं के लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पोस्टेड है, कई बार वो मिल जाते, बताते हम भी अन्ना मूवमेंट में थे, कुछ अधिकारी बन गए, कुछ नेता बन गए। तो वो छात्रों का ही भागीदारी उस समय भी था, इसमें भी छात्रों की भागीदारी बहुत अच्छी रही। अभी लिसनर्स भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो रेडी रहिएगा, तो अगले इससे आप पूछ सकते हो। तो आपको क्या लगता है महिलाओं का कैसा है छत्तीसगढ़ में, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, या ट्राइबल और रूरल एरियाज भी है वहाँ पे, तो वहाँ के महिलाओं के लिए आपका क्या योगदान है, उसके बारे में थोड़ा महिलाओं का छत्तीसगढ़, मैं तो कहूंगी पूरी जगह पे ही महिलाओं का बहुत योगदान है, लेकिन उससे क्या एक्सपोजर नहीं मिलता। जैसे अगर आप, जैसे मेरा नेटिव में जाया जाए, जो दादा परदादा एंड मेरे फैमिली बैकग्राउंड, यूपी की बात करें, यूपी में महिलाओं को बहुत ज्यादा दबाया जाता है। दबाने का तो प्रक्रिया हर जगह है, पर उस कंपैरिजन में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ ज्यादा बेटर है उस तरीके से नहीं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हम कितना भी कह ले, पर कम्युनिटी वाइज अगर हम देखें तो कम्युनिटी का भी अपना हिस्ट्री है, होता है। तो आदिवासी महिलाओं का, आदिवासी का जो 32% आदिवासी स्टेट है ये, ज्यादा बड़ा मूल अगर बोले तो आदिवासी ही है यहाँ का। तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो कल्चर एक्सचेंज होते हैं, उस कारण से बाकी जो नॉन आदिवासी, उनमें भी जो बाकी अदर जगह के लोग हैं उनके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। दूसरी प्रकार की चीजें हैं, यहाँ महिलाएं बड़ी तादाद में हालांकि यूपी में भी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे देखेंगे, अगर मजदूर वर्ग की बात करें, यूपी में जब मजदूर वर्ग पलायन करके बाहर कमाने जाता है तो मर्द जाते हैं, सिर्फ ज्यादातर मर्द जाते हैं। बिहार यूपी के गाड़ियों को देखें अगर, पूरी रेलगाड़ियां तो मर्दों से भरी होती है। यहाँ पर जब कोई मजदूर वर्ग काम करने के लिए जाता है तो अपना धान का रोपा लगा करके पूरा फैमिली जाता है, उसमें महिला भी जाती है, उसमें पुरुष भी जाता है, उसमें बच्चे भी जाते हैं। तो ये भी मतलब ये थोड़ा अंतर है। खेतों में भी महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, खेतों में भी महिलाएं दिखेंगी आपको। प्रोटेस्ट में जितने भी यहाँ पे अडानी जिस तरह से कब्जा कर रहा है यहाँ पे, हसदेव का आंदोलन देख लीजिए या बस्तर के आंदोलन में देख लीजिए, बड़ी संख्या में मर्दों को जब पुलिस उठा ले जाती ही है तो महिलाएं ही जाके थाने में अपने आदमियों को छुड़वा रही हैं। तो महिलाओं की भागीदारी छत्तीसगढ़ में हर मायने में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आगे है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कम ज्यादा का मसला है, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। अपने मन से शादी कर लेना भी एक बहुत अभी भी संघर्ष चल रहा है, कि अभी भी सो कॉल्ड, जिसको ऑनर किलिंग बोला जाता है, पता नहीं क्यों ही बोलते हैं उसको ऑनर किलिंग, उस मामले में भी यहाँ पर बस ये है कि भाई कहीं पे बंदूक चल जाती है तो यहाँ पर ऐसा है कि सोशल बाइकआउट कर देते हैं। ये समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि जो आपको अदर स्टेट अगर देखें तो वहां थोड़ा शायद कम मिले, महाराष्ट्र में भी है शायद, इसीलिए महाराष्ट्र में इसको लेकर कानून भी आया। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बहुत क्लियर कट है, अगर आपने दूसरे जात में शादी की, जो दूसरे उसमें धर्म में शादी करते हैं, धर्म में तो बहुत बड़ी झगड़े लड़ाइयाँ हो जाते हैं इस बीजेपी के माहौल में। दूसरे जाति में शादी करी तो सोशल बाइकआउट बहुत होता है, और उसके बाद और सोशल बाइकआउट में भी एक पंचायत बैठेगी तो उसमें जो जाति समुदाय के जो ठेकेदार बन गए हैं, एक जाति, उसको वो समाज बोलने लगे हैं। जैसे साहू कम्युनिटी मान लीजिए या ब्राह्मण कम्युनिटी मान लीजिए, तो कम्युनिटी को समाज का दर्जा दे दिया गया। एंड समाज में ही 10 जो थोड़े वर्चस्व वाले लोग हैं वही बैठ के सारे डिसीजन बता देते हैं, और उसके बदले में अगर आपको समाज में मिलना है वापस से तो आप पे दंड लगाया जाता है, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, दारू, 5 गांव को खाना खिलाना है, मुर्गा खिलाना है, इस तरीके से दंड दिया जाता है, फिर उनको वापस मिला लिया जाता है। अगर ये जो सोशल बाइकॉट जो हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरीके से किया जाता तो बहुत अच्छा होता, कि ये लोग बैठते और कहते कि ठीक है हम देख लेंगे, ऐसा नहीं, पीड़ित को इतना दे दो। पर वहां पर भी वही पेट्रियार्की के लोग जब बैठते हैं, सारे मर्द बैठे और एक तरीके से डिसीजन लिया, तो वो खिलाफ जाता है महिलाओं के कई बार। तो एक समस्या इसमें और है, जैसे जो अभी आदिवासी महिलाओं के साथ खासकर जो हो रहा है समस्या, बतौर लॉयर जो मैं केसेस देख पा रही हूँ, कुछ केसेस मेरे पास आए जिसमें हमने नोटिस किया कि चूंकि आदिवासी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ हिंदू नहीं कहलाते, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी आदिवासी है सर। उस कंडीशन में आदिवासी का कोई रिटन, जैसे मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, हिंदू का एक लॉ है,
आदिवासी का कोई रिटर्न अगर बोला जाए, अगर आप ढूंढेंगे कोई किताब तो आपको ऐसी लॉ नहीं मिलेंगे। उनको ये बोला गया है कि वो अपनी परंपरागत चीजों को उनको साबित करना पड़ता है अगर वो कोर्ट आता है मामला। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब कोई लॉ नहीं है लिखित में, तो उस लॉ के लैक ऑफ लॉ वो सारे ही 5-10 आदमी जो समाज के मुखिया बन गए हैं वो बैठक करते हैं। महिलाओं का, जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, आदमी ने दूसरी शादी कर ली, समाज में बैठ करके उनको तलाक दिलवा दिया गया। लड़की कह रही मुझे तलाक नहीं चाहिए, लड़की कह रही मुझे नहीं करना है, बावजूद आदमी के पक्ष में फैसला सुना दिया गया। इसका सीधा इम्पैक्ट, और आदमी ने दूसरी शादी भी कर ली, तलाक नहीं हुआ, दूसरी शादी भी कर ली। अब वो कोर्ट में आती है तो बोलते हैं आप हिंदू नहीं है, हिंदू के तहत कोई लॉ में वो उनके ऊपर लागू नहीं होता, आदिवासी का कोई रिटर्न लॉ नहीं है। तो ऐसे में जो पंचायत में बन के फैसले हो रहे हैं, इसका पूरा असर जो है महिलाओं को बहुत झेलना पड़ रहा है। ये एक नेगेटिव थोड़ा सा है जो है। बाकी मामले में थोड़ा आदिवासी अदर से बहुत आगे। मातृ सत्ता आदिवासियों के हाथ, मतलब मातृ सत्ता वहां आप देख पाएंगे। लेकिन अभी जैसे जैसे थोड़ा ये कहेंगे ना, थोड़ा शहरीकरण होना, थोड़ा टीवी के पास आना हुआ, वैसे वैसे वो वहां भी एक मॉरल पॉलिसिंग स्टार्ट होना और आदमियों के पक्ष में ही फैसला देना, वो एक थोड़ा सा मतलब महसूस होता है मुझे। तो वो एक चीज हुई है। तो आदिवासियों के लिए कुछ लॉ बनाने का कुछ हमने सोचा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी बातें आया गया है अभी तक? देखिए, अभी तो आम आदमी पार्टी का स्ट्रगल ही है संगठनात्मक तौर पे। हम अभी संगठन पे ही काम कर रहे हैं, काम काफी अच्छा चल रहा है। अभी प्रभारी हमारे मुकेश अलावा जी हैं। तो पहले जब तक हम उस पोजीशन में नहीं पहुंचते तब तक पॉलिसी मेकिंग पे भी कितनी बात होगी। तो अभी पूरा फोकस संगठन पे है। तो पहले संगठन कंप्लीट हो, चुनाव में जाए, देन ये सारी चीजों पे हम बात भी करेंगे। कुछ चीजें कम्युनिटी से भी निकल के आती है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि जब पॉलिटिकली हम जाते हैं तो हम ना चाह के भी कास्ट, रिलीजन, इसको बहुत ऊपर नीचे सोचते हैं। मेरे दिल में कुछ और बात है, पर मुझे बहुत सोच के बोलना पड़ता है। एक्टिविस्ट के तौर पे बोलने में और पॉलिटिशियन के तौर पे बोलने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो इसके लिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि कैसे होगा, लेकिन कुछ बेहतर होगा ये उम्मीद है। नियत के साथ अगर नेता चाहे तो करा जा सकता है। तो बेहतर करने की कोशिश है, लेकिन अभी प्रोसेस में है, मतलब अभी संगठन का प्रोसेस चल रहा है। अभी लिसनर्स से थोड़े क्वेश्चंस लेंगे प्रियंका जी। जी, तो रचना जी पूछिए। हेलो सबको। मुझे प्रियंका जी की बातें सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज के टाइम में भी ये सब हो रहा है। मतलब मैंने तो फिल्मों में ही देखा है, हम क्योंकि शहर में रहते हैं, यहाँ हम जो जहाँ रहते हैं वहाँ तो ऐसी बातें देखी नहीं जाती है, लेकिन वहाँ हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जैसे कि फिल्मों में ही सिर्फ होता है, आजकल नहीं है। तो और मैं जो कहती हूँ कि ये सब जो है ना, ये आरएसएस की सोच का है कि भाई हमने बांट रखा है। ऐसे तो हिंदू राज बनाना चाहते हैं, और वैसे तुम आदिवासी को, दलितों को हिंदू नहीं मानते हो। और तो ये जब तक नहीं हटेगा, अब सीजेपी आई है एक, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा इसमें। तो और टीवी तो आप प्लीज अपने वहां पर बोलिए कि मत ही देखिए, क्योंकि वो तो सिर्फ जहर ही बोलते हैं। उससे तो माइंड और ब्रेन वॉश ही होता है। तो टीवी को तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए अपने लोगों में ये बताने की कि भाई टीवी ना देखें, इसके अलावा सोशल मीडिया की न्यूज़ देख लें वो। तो और जो भी मतलब मुझे तो बहुत ही खराब लग रहा है ये सुन के, सच में। मेरा बस होता तो मैं शायद कुछ करती, पर मैं ना आ नहीं सकती। लेकिन ठीक है। आप कहाँ से है रचना जी? मैं अभी तो दिल्ली में हूँ फिलहाल। लेकिन मुझे तो लगता है मैं तो रिवोल्ट कर देती शायद ऐसे में। प्रोसेस, मैं बोली ना कि भागीदारी उसी लोगों की जरूरी है जो हाँ, पहला तो सवाल वहाँ के उनका लोग है। क्या, मतलब जैसे आप वहाँ पर हैं, मतलब जो भी पोजीशन पे आप हैं, तो आपके साथ जो लोग संगठित हैं उनके साथ में आप कुछ क्या करती हैं फिर वहाँ पर केसेस लोगों कर को रहे हैं, जागरूक करने के लिए? कोर्ट के ही थ्रू कर रहे हैं अभी तो। क्योंकि आपको भी पता है कि जब 1% की बात हो और एक तरफ 50% खड़ा हो, तो लोग 50% पे चले जाते हैं। नहीं, तो वो तो ठीक है। वो एक जो जो हमारा, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, दरअसल डेमोक्रेसी इस तरह से भी काम करती है कई बार। तो लेकिन कानून की बात करें तो कानूनन महिला, देखिए पहली बात तो ये है कि हम और आप एक सहयोगी की भूमिका में हो सकते हैं।
फर्स्ट फाइट जो झेल रहा है उसकी ही होती है, लेकिन उसके साथ में हम कैसे उनका सहयोग करें, उसके लिए जब जब हमारे पास केसेस आ रहे हैं तो हम कोर्ट में लगा रहे हैं, कोर्ट में प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक केस का उदाहरण देती हूँ। इसमें जैसे एक केस है जिसमें एक लड़की है, दोनों पक्ष आदिवासी है, लड़का पुलिस में है, लड़की पढ़ाई कर रही थी और उसी बीच उसकी शादी हुई। शादी के बाद लड़की को काफी परेशान करता था लड़का, पैसे के लिए बुलेट लेके आओ, ये लाओ वो लाओ मांगता था, जबकि वो पुलिस में है। तो कुछ समय तक तो उसने घर वालों ने किया, लेकिन बाद में एक टाइम आया कि बातचीत हुई और गुस्से गुस्से में बात आगे बढ़ी। लड़के ने समाज, वही जो मैं बोल रही हूँ, सो कॉल्ड समाज को बुला करके अपने साथियों को कह ले, अपने जैसे लोगों को बुला करके तलाक ले लिया। तलाक ले लिया मतलब एक कागज के पन्ने पे लिखा कि ये फलाना फलाना, हमने 2 बार नोटिस किया, वो नहीं है। और ये कोई कोर्ट नहीं है, इनको कोई नोटिफाई नहीं किया गया, ये कोई कुछ नहीं है, पर उनको ये बोला गया है कि चूंकि वो आदिवासी हैं और उनको वो राइट है, तो एक पंचायत जैसा बिठा करके गलत इंफॉर्मेशन, मतलब दोनों पक्ष का हो रहा है। एक्चुअली अगर ये भी होता है, चूड़ी पहना के भी यहाँ रखने की प्रथा है, अगर आप वो भी करते तो दोनों पक्ष को बिठा के सुनना की जरूरत होती है। अगर आप आदिवासी समुदाय में बात करेंगे तो कहते हैं दोनों पक्ष अगर तैयार है तो हो सकता है, लेकिन एक पक्ष की सुनवाई ही नहीं हुई, लड़की को सुना ही नहीं गया और कागज पे फैसला दे दिया गया कि हम तुम दूसरी शादी कर सकते हो। और लड़की को ना 1 रुपए का एल्यूमिनी, ना लड़की को, मतलब हमने अभी भरण पोषण लगाया, उसके लिए भी नीचे से खारिज हुआ। फिर हम हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से फिर लेके हम रिमांड बैक नीचे हुए, फिर से ये बोल के हुआ था कि आदिवासी है, सेक्शन हमने समान वापसी का लगाया। तो कानून के हिसाब से देखे तो हिंदू लॉ में स्त्री धन वापसी का एक क्लॉज है, लेकिन चूंकि कोई ऐसा, स्त्री धन की परिभाषा हिंदू के हिसाब से है, तो स्त्री धन के हिसाब से हम आदिवासी में मांग नहीं सकते हैं, तो हमने सिंपल समान वापसी का लगाया। समान वापसी का लगाया तो ये कह के खारिज हो गया कि आप स्त्री धन में आते नहीं, आप हिंदू नहीं है, तो खारिज हो गया। फिर हम प्रियंका हाईकोर्ट जी, में आए। तो मैं पूरी जर्नी बता रही हूँ कैसे, मैं इस नहीं बता रही हूँ ये हाईकोर्ट आने के बाद फिर हम नीचे आते हैं। तो मतलब एक जो आप कानूनी बात करें इंटरवेंशन की भी ना, उसमें भी इतना वक्त लग रहा है कि 1-2 साल से हम ये खेल रहे हैं, खेल इन द सेंस कि हम लगातार लड़ रहे हैं, बावजूद फिर एक टाइम होता है ना, एक लड़की जो लड़ रही है, अगर वो एकदम लड़ने में आ जाए तो लड़े, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, लोग थक भी जाते हैं इसमें कि कितना लड़ेंगे, कितना कानूनी लड़ेंगे। तो ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो दर्ज होते जाती हैं, इसी से फिर कुछ होता भी है। आज 2 महिलाएं लड़ रही हैं, फिर 4 आएंगी, फिर 10 आएंगी, फिर कभी हो सकता है पीआई लगाने का सोचे, पर वो भी सोचना पड़ता है, क्योंकि पीआई लगाने के बाद भी अगर एक बार खारिज हो गई तो भी बड़ा मुश्किल होता है, पीआई तो फिर मसला ही खत्म कर देता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हम कानूनी रणनीति बना के लड़ रहे हैं उसको लेकर के, तो कानूनी तौर प्रियंका पर जी, लड़ रहे हैं। प्रियंका जी, जी, आप कहाँ पे रहती है? छत्तीसगढ़ में किसी गांव की आप बता रहे कि पूरे छत्तीसगढ़ का ऐसा है? आदिवासी कहीं भी हो ऐसा ही अ- हो। अच्छा अच्छा। छत्तीसगढ़ आदिवासी अगर दूसरे स्टेट में भी है ना, तो वहां हम्म। भी यही होगा। अच्छा, वहां पर क्या स्कूल वगैरह की सुविधा है? वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है मेरे ख्याल से ना? नहीं, मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई का मसला नहीं। तो आप लोग जैसे वहां पर आप आम आदमी पार्टी से जिस भी पद पे, तो आप लोग उनकी पढ़ाई की कुछ व्यवस्था करते हैं? मैं फिर कह रही हूँ रचना जी, ये मसला पढ़ाई का नहीं है, पढ़ाई नहीं, का मसला बिल्कुल वो मैं अलग समझ है। रही हूँ। नहीं पर प्रियंका जी, पर प्रियंका जी, प्रियंका जी, मेरी बात सुनिए। ये पढ़ाई का मसला, मैं इससे आपका रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक नई शुरुआत, क्योंकि अभी तो जो चल रहा है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक जो नए, एक भविष्य वाली जो पीढ़ी आ रही है, उसके लिए मैं कह रही हूँ कि अभी से हम चलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसमें भी टाइम लगेगा। अभी तो जो हो रहा है उसको हमें भोगना ही भोगना है, उसको हम रोक नहीं सकते इतनी आसानी से। लेकिन हम धीरे धीरे जब पढ़ाई में उन लोग को लाएंगे, और आजकल तो सोशल मीडिया पे आप तो जा ही सकती होंगी, सोशल मीडिया पे वहां से बच्चों का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और बहुत ही जागरूकता फैलाने वाला कंटेंट है। नहीं तो मैं, आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो नहीं आप नहीं, है वहाँ हमारे पे, पास हाँ, कंटेंट तो का आप वहाँ मसला पे, नहीं है मेरा रचना मेरा जी। सजेशन ये है कि आप वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको शुरू से एक कहीं पे भी, चाहे आप 8-10 बच्चों से शुरू करिए, लेकिन वो एक जरूरी है, क्योंकि इस पौधे को पनपने में टाइम लगेगा। अभी तो जो है उसको भोगना ही भोगना है, लेकिन आगे के लिए हमें थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो तो होगा ही, वो तो कर ही रहे हैं। मैं देखिए, स्कूली एजुकेशन और जो कल्चरल वाला मसला है, ये तो अलग मसले हैं। हाँ आप बिल्कुल समझिए, बिल्कुल। यहाँ पर आप अकेले, यहाँ पर जब कोई ब्राह्मण कमेटी के तौर पे बात करेगा ना, तो उसमें प्रियंका के अकेले से नहीं होगा।
उसमें फिर कम्युनिटी वाइज उतनी अवेयरनेस की जरूरत, तो उसमें स्कूली शिक्षा की से ज्यादा कल्चरली और जो ये जो बाकी शिक्षा है वो ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिकल देखिए, अवेयरनेस। तो शिक्षा से कल्चर बदल भी जाती हैं प्रियंका जी, शिक्षा से कल्चर्स भी बदलती हैं। हमारा शिक्षा का एजुकेशन में पढ़ा भी क्या रहा है, आप ये भी तो देखो। नहीं तो हमें वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, हमें मैं अपनी कह रही हूँ, वो हम अभी है निकालनी कहाँ, है। हम अभी है कहाँ, हमारे पास केस, हम क्या कर सकते हैं, हम पॉलिटिकली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पॉलिटिकली जो सरकारी स्कूल की हालत है हम उस पर सवाल कर सकते हैं, हम सिलेबस पे सवाल कर सकते हैं, पर हम स्कूल तो अभी नहीं खोलने की पोजीशन में है ना। तो एक्टिविज्म की बात है वो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ये सब काम अच्छा हम अच्छा। करते हैं। पर मैं कह रही हूँ कि ये बहुत, मैं फिर कह रही हूँ ये मसला एक स्कूल का मसला बस नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का मसला है, ये उससे अलग होके देखना पड़ेगा। अभी इसी मामले में एक मामला लड़कियों ने लड़ा प्रॉपर्टी राइट को लेकर के, आदिवासी कम्युनिटी से, बस्तर की लड़कियां थी, छत्तीसगढ़ की आदिवासी कम्युनिटी की लड़कियां थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, पर वो लड़ाई बहुत लंबी लड़ी उन्होंने, तब जाकर के वो उनको प्रॉपर्टी राइट मिल पाया। क्योंकि यहाँ पर ये भी जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो गई, लड़की आदिवासी लड़का नॉन आदिवासी है, तो ये हो जा रहा है कि हमारी जमीन, जो समाज का भी डर मैं खारिज नहीं करूंगी, समाज का डर अपनी जगह सही भी है, पर उसका सही तरीका क्या हो सकता है वो जरूरी है छानबीन करना। तो इस कारण से जब नॉन आदिवासी से शादी किया तो उन्होंने कहा कि हम, हमारी जमीन दूसरे में चल जाएगी, तो आपको, आप रहना है आप रहो उस घर में, लेकिन आपको प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को अपने पति को देने का राइट नहीं, ऐसा। तो उसके लिए फिर, पर वही है कि प्रॉपर्टी मेरी तो मेरा राइट होना चाहिए, सामान्यतः तो यही होता है, महिलाओं को भी या पुरुषों को जो भी अभी प्रॉपर्टी राइट मिले, लेकिन इसमें ऐसा था। तो उसके बाद वो लड़कियां गई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा उन्होंने, फिर जीता उन्होंने। तो लड़ाई ये लड़ लड़ के जीत जीत, मतलब ऐसे ही होगा, मतलब वो सबको मिला जुला के करना पड़ेगा, और पॉलिटिकली हम क्वेश्चन रेज करना, पॉलिटिकल दबाव बनाना, स्कूलों के हाल पे सवाल करना, नगर निगम की सफाई पे सवाल करना, ये हम कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। जब रिलीजन एंड कास्ट एंड कम्युनिटी की बात होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया में जाता है। थैंक यू रचना जी। दर्शन जी आप पूछिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शीतल मैम एंड प्रियंका मैम, नमस्कार। मैं दर्शन शर्मा उत्तर प्रदेश से हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले मेरी आपसे बात भी हुई थी फोन पे, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के लिए, इफ यू रिमेम्बर दैट। हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया, जी जी जी। तो आपने उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी बताया था बिल्कुल सही बताया था। स्टार्टिंग में ही आपने जो उत्तर प्रदेश के बारे में रखी थी बातें, काफी आपने पूरी सच्चाई रखी है वो। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जैसे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं ज़्यादा एक्टिव हैं, सभी जगह महिलाएं जाती हैं कंपैरिजन टू उत्तर प्रदेश। तो हमें क्या छत्तीसगढ़ में महिलाओं को ज़्यादा ज्वाइन कराना चाहिए ना आम आदमी पार्टी को, क्योंकि महिलाएं जब जुड़ती हैं तो वो अकेली ही जुड़ती हैं, उनके साथ तो उनकी फैमिली वाले, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, सभी लोग जुड़ते हैं। जैसे हम किसी पुरुष को जोड़ते हैं तो वो क्या है, अकेले जुड़ते हैं, अकेले ही मीटिंग्स में चले जाते हैं, इनफैक्ट अपने घर पे भी नहीं बताते हैं कई बार, तो वो तो मतलब अकेले ही जुड़ते हैं एक तरीके से। कुछ एक साथ आपस में मिलके जो पार्टी के लोग रहते हैं वो मिलके चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई महिला जुड़ती है तो वो अपने साथ किसी ना किसी को तो लेकर ही जाती है, अकेली तो कोई भी महिला नहीं जाती है। तो हम छत्तीसगढ़ में ये पहल कर सकते हैं कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ें, और इससे क्या है और भी ज़्यादा हमारे यहाँ अच्छा मीटिंग, होगा। हमारे यहाँ जब भी हम मीटिंग करते हैं, गांव वगैरह में जब मीटिंग्स होती है, महिलाएं बहुत आती हैं। अगर उनको पता चल जाए कि कोई मीटिंग है तो खुद ही एक बार बोलने से, मतलब मीटिंग में लोगों को बुलाना बहुत मुश्किल नहीं होता। शहरी क्षेत्र को छोड़ दें तो हम अपने आप को बहुत सिविलाइज मानते हैं ना, बहुत सिविलाइज पर्सन है शहर वाले, तो जैसे हम बड़ी गुजरात उसका में परहेज करते हैं। आदिवासी गाँव लोग के बहुत अंदर, कनेक्ट कर रहे हैं प्रियंका जी, जी जैसे जी, कनेक्ट गुजरात कर में रहे हैं। आदिवासी लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, चैतर वैसावा जी ने पूरा एक आदिवासी समाज को जोड़ा है। ऐसे वहाँ छत्तीसगढ़ में भी कैसी कंडीशन है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अरविंद जी की जो सभा हुई थी, आपको याद होगा, जो 23 में इलेक्शन हुआ था, उसमें जो अरविंद जी की सभा हुई थी, बहुत जबरदस्त सभा हुई थी बस्तर वाली। और उसमें उनका डेडिकेशन देखिएगा लोगों का, लोग गांव गांव से आए। और ये भी समझिएगा, उत्तर प्रदेश के गांवों में, प्लेन एरिया का गांव और पहाड़ी क्षेत्र के गांव में बहुत अंतर है। उत्तराखंड बिल्कुल में गांव में और उत्तर प्रदेश के गांव में बहुत अंतर है। अगर लोग पहाड़ को क्रॉस करके, नदी को क्रॉस करके आपकी सभा में आ रहे हैं, वो समझ लीजिए तो कि एक बहुत बड़ी चीज। पूरा दूसरी यात्रा की, लंबी यात्रा के बराबर हो जाता है। क्योंकि वहां पर आप, कितना भी पैसा होगा पर आपको पैदल ही आना पड़ेगा, कितना ही पैसा होगा पर आपको नदी में ही होके आना पड़ेगा।
बावजूद लोग आए थे, बड़ी संख्या में आए थे, बहुत बड़ी रैली हुई थी। और जब उसी में बारिश हो गई थी तो लोगों ने अपनी कुर्सियों को ना ऐसे उलट के रख लिया, सर पे रख लिया। पता नहीं था, यस यस। और वो खड़े होकर के सब लोगों ने सुना। तो ये जो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट है वो आदिवासी बस्तर के जो आदिवासी कमेटी के लोग हैं उनमें बहुत था। और वो पूरी बात सुन के तब वहां से गए, ऐसा नहीं था कि बारिश हो गई अरे भागो भागो, वैसा नहीं। और अरविंद जी जब भाषण दे रहे थे उसी समय बारिश हुई, तो बहुत जबरदस्त था आदिवासी का। और हमारे बीच में आदिवासी लीडर हैं, मतलब जो बहुत यंग लीडर्स हैं, वो काफी बढ़िया बढ़िया लीडर्स हैं। ओके। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से है प्रियंका जी आप? कानपुर मेरा जन्मस्थल है। ओके ओके। तो आप तो दोनों जगह की पॉलिटिक्स देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी देख पा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की भी देख पा रहे हैं एक तरीके से। तो कानपुर में आपको कैसा लगता है, कैसी सिचुएशन है? कानपुर अभी शांत है, बहुत ज्यादा संगठनात्मक जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा बिखर गए हैं, मुझे लगता है। पुराने लोगों को वापस से जोड़ने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब 2013 से तो मैं यहाँ हूँ, तो काफी लंबा गैप, जाना आना होता है तो मिलना मिलाना होता है। तो जो बहुत कमिटेड एंड पुराने लोग हैं वो थोड़ा कहीं बिखरे हैं, उनको वापस से मुझे लगता है जोड़ने की जरूरत है। नहीं, कानपुर की स्थिति काफी अच्छी हो गई, लेकिन प्रियंका जी अभी हो गई आप, होगी, हाँ जी हाँ लेकिन जी, लेकिन क्योंकि पुराने लोग संजय सिंह अभी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, जैसे पद यात्रा कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह जी एक्टिव है पूरी तरीके से। अभी कानपुर में आज एक मीटिंग भी थी हमारी, जिससे अच्छा। योगी सरकार आज डर गई, क्योंकि वो अच्छा। यूथ विंग की मीटिंग थी आज, तो उन्होंने करने नहीं दिया है कानपुर में, वो बहुत मीटिंग नहीं करने दी है। वो तो सड़कों पे थी भी नहीं, तो भी नहीं करने दिया। देखिए कितना डर है सरकार के अंदर, जेनजी से भी इतना है। ज्यादा डर और चुकी योगी है। का तो मतलब, योगी तो मतलब वैसे ही दिख रहा है ना, योगी तो मोदी जी के लेकिन अलग वाली लेकिन यहाँ पर अब देखिए किस तरीके से बीजेपी के लोगों को झंडा नहीं लगाने दिया जा रहा, उनकी गाड़ियों पे झंडे हटवाए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जिसकी गाड़ी पे लिखा रहता है कि भाजपा मंडल अधिकारी, या जो जो वो लिखते हैं अपने पद का, तो वो सारी चीजें हटवाई जा रही हैं, फाड़ी जा रही हैं। तो अब लोगों के बीच में से डर खत्म होता जा रहा है। तो जेनजीज का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। हर जगह बहुत प्रभाव है, वैसे यहाँ भी बहुत प्रभाव है। कल की फुटेज मैंने शेयर करी है, मैं अभी शेयर भी करूंगी, शीतल जी से रिक्वेस्ट करूंगी, इसको डालेंगे। बहुत जबरदस्त रैली थी हमारी कल की, यहाँ पे लगभग 1700 के लोग आसपास लोग थे। एंड 2 दिन की तैयारियों में वो लोग आ गए, और सारे नए लोग थे, मतलब कोई उसमें से ऐसा नहीं कि एकदम पुराना कोई पॉलिटिकल वाला बंदा, नहीं, सब पुराने, सब नए लोग थे। कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी नहीं था, एकदम नया चेहरा आकर के अपनी बात रख रहे। तो बहुत यहाँ भी उतना ही असर है जितना, और इसी बात से मोदी डरा है, क्योंकि उनको ये दिखा कि जंतर मंतर नहीं, ये अन्ना 2 हो गया है। मतलब अन्ना के टाइम में जैसे कि जगह जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, वैसा ही ये दूसरा रूप था कि जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। एंड हमारा भी यही प्लान था, हमने दूसरा कॉल दिया था, ये 2 कॉल हम दे चुके थे। तीसरे स्टेप में हम बैठने वाले थे दरअसल, कि हम अम्बेडकर चौक पे बैठना शुरू करेंगे, एंड 60-70 लोग डेली रहे, ऐसी लिस्ट हम बना चुके थे। और LIV रिपोर्ट तो जाती ही है सब जगह से। तो उसके बाद मोदी जी का वो जो आया ना सेल्फी वीडियो, जो इतने टाइम में लेके आया, तो वो इसलिए आया क्योंकि उनको पूरे देश का वो फीडबैक मिलने लगा था। एंड मैं यूपी का बस ये कहती, दर्शन जी बहुत अच्छी टीम है हमारी यूपी की, कानपुर की। मतलब मैं तो कह रही हूँ ना कि घर वालों को पता ही नहीं होता था, तो हम जाके गडकरी का पुतला फूल रहे थे, तो घर वाले मारते थे, उसके बाद भी लोग आते थे। तो मेरा कहना है कि जो पुराने लोग हैं, पुराने में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मैं जान रही हूँ कि कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, उनको वापस देखो कि वो पार्टी के ही लोग हैं, उनको कनेक्ट करिए। अगर आप लोग कानपुर में देख रहे हैं ना, उनको कनेक्ट करिएगा, नंबर शेयर करूंगी। बहुत अच्छे लोग थे पर घर में बैठे हैं, उनको वापस से लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे को नंबर भेजिएगा प्रियंका जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि फोन पे आपसे बात की थी, तो आज से आपको देखने का मौका मिला। बैठा हुआ है, मेरी आवाज थोड़ा लाउड होके आ रही है। कोई बात नहीं, आवाज कैसी भी हो, लेकिन बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। तो सही बात कही प्रियंका जी आपने, ये पूरा देश में फैल गया था। आंध्र प्रदेश में जहाँ पे सारे जेंजीज यूजुअली अंदर रहते हैं और पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते यहाँ पे, वहाँ पे जेंजीज बाहर निकले और CJP का प्रोटेस्ट में पार्ट लिए। नागपुर में RSS के मुख्यालय पे हो रहा है, आप सोचो ना, RSS के मुख्यालय पे हो रहा है, ये बहुत बड़ा बात था। ये तो बड़े शहरों के साथ साथ हमारे यहाँ बीजापुर बस्तर का अंतरगढ़ छोर है, एकदम एकदम रूरल एरिया, मतलब एकदम घोर नक्सल एरिया जो कहलाता है,
वहां से बच्चे निकल निकल के गए हैं जंतर मंतर, और वहां से मैसेजेस कर रहे हैं। एक हमारे छत्तीसगढ़ का बंदा गया था, इनेश कुमार करके, उसने भी भूख हड़ताल की वहां पे। तो बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़, एक बच्चा तो निकला था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो उसमें खत्म हो गया। आज उसकी श्रद्धांजलि सभा भी कुछ लोगों ने रखी है, अभी हम लोग जाएंगे शाम को। तो मतलब इस डेडिकेशन से लोग अपनी बाइक से निकल गए, किसी के पास पैसे नहीं, वो बिना टिकट के निकल गए। तो हर जगह मतलब छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं में एक तरीके का ये जो मूवमेंट हुआ उसका बहुत असर हुआ, और उसी से सरकार डरी है कि इस बार अगर इन्होंने रेजिग्नेशन दिया नहीं होता तो 2 दिन बाद ये आंदोलन और कहीं होता। अभी तो आंदोलन पीक पे, जो बोलते हैं ना, पीक पे और जाता है कम से कम। तो मतलब उस मोड में लड़के आगे लड़कियां आगे कि अब डरे वरेंगे नहीं, आप देख लो अपना। जी केसरी जी आप पूछिए। दर्शन जी थैंक यू आपका। जी प्रियंका जी थैंक यू आप आने के लिए। आपके बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कुछ फर्क देखा है 2014 के पहले और 2014 के बाद इन टर्म्स ऑफ एनजीओस? जो एनजीओ बहुत सक्रिय होते थे पहले, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा एनजीओस काम करते थे कांग्रेस के टाइम पे, पता नहीं, लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी जी आए बहुत सारे एनजीओस को क्लोज कर दिया था, उनको बाहर निकाल दिया था। तो क्या आपने कुछ फर्क देखा है वो छत्तीसगढ़ में? आपके सवाल में ही जवाब है मैम उसका। आपने खुद बोला जैसा कि पहले काम करते थे। छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी शुरुआत जो पॉलिटिकली समझ बनी है वो उन्हीं एनजीओस के साथ कई बार बनी है, पर आज वो एनजीओस काम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा, मैं छोटे छोटे एनजीओ का तो छोड़ ही देते हैं, सरकार के खिलाफ और उसकी रणनीति के खिलाफ जो भी बोलेगा, अगर एनजीओ है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर केसरी जी का एनजीओ है, तो सरकार उस पर 2 मिनट में आरोप लगा देगी फॉरेन फंडिंग हो रही है, यहाँ से समर्थन नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान कनेक्शन तो तुरंत जोड़ते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ये जोड़ेंगे। जिनके पास एनजीओ नहीं है, जैसे हम लोग, हम नहीं बचते हैं, तो अब यहाँ पे एक नया टर्म इस्तेमाल किया गया छत्तीसगढ़, खासकर जो नक्सल प्रभावित जगह है वहां पर, अर्बन नक्सली। तो ये वो सारी चीजें, एंड सबसे बड़ा उदाहरण तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिस प्रकार से काम कर रहा था, और सबको पता है कि दंगों में उसने जो रिपोर्ट निकाली उसके बाद से उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उनका काम बैन हो गया, नहीं कर पा रहे। तो अब सोचिए अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा इतना बड़ा संस्थान काम करने से रोक दिया गया, तो बाकी एनजीओ एंड बाकी संगठनों के क्या ही हाल होंगे। तो 14 में ये बात सही है। इस सरकार में एंड कांग्रेस में, हम बार बार कहते हैं कांग्रेस बीजेपी एक ही है, लेकिन एक अंतर है। वो अंतर ये है कि 2014 के पहले ये जो धार्मिक सांप्रदायिक जो तनाव थे उस तरह के नहीं थे। जैसे एक था कि हो जाना और एक होता है बना करके क्रिएट कर देना, वो अंतर हमने देखा। पहले भी हुए हैं झगड़े, पहले भी हुए हैं तनाव, लेकिन जिस प्रकार से 14 के बाद जानबूझ करके क्रिएट करना और जानबूझ के सरकारों का ऐसे गुंडा तत्वों को पाल के रखना, जैसे एग्जाम्पल कल हमने जब प्रोटेस्ट किया, हमारा यात्रा का अनाउंसमेंट बहुत पहले से हमने कर दिया, 3-4 दिन पहले, कि हमारा गांधी चौक से शुरू होगा एंड देवकी नंदन चौक जैसी जगह एक है, वहां पे हमारा स्टॉप करेंगे, वहां डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन बावजूद जब ये खबर फैली तो बजरंग दल के गुंडों ने, मैं बोलूंगी गुंडा इसलिए बोलूंगी, गुंडे ही हैं, गाली से ही बात करते हैं वो आपसे नॉर्मल वो लगा के तो ऐसे भगवा चलते हैं, पर भगवा को बदनाम कर दिया उन लोगों ने। टीका लगाते हैं पर उन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया, और यही कारण है कि एक प्रकार के लोगों में हिंदू धर्म के प्रति भी ये जो बदनामी बदनामी हुई है, उसके कारण डर बैठा दिया इन लोगों ने। तो उन लोगों ने जानबूझ करके उस जगह पे जहां हमारा स्टॉप होना था आंदोलन, वहां पर यात्रा का कार्यक्रम रखा, और वहां पर वही गाली गलौज कि नीम का पत्ता कड़वा है एंड कुणाल कामरा डैश 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 डैश, आगे क्या होगा आप जानो। मतलब इस तरीके की भाषा का खुला इस्तेमाल हुआ कल। मुश्किल से 40-50 लोग थे, बावजूद हमको रास्ते में फिर ये बोला गया कि आप लोग आगे मत जाइए, क्लैशेस होंगे आपका। हम भी इसलिए रुके कि हमारा एक तो जो मोटिव था वो पूरा हुआ, दूसरा ये कि नए बच्चे हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए आए हैं, हम उनको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे बाकी पार्टियां करती हैं। तो हमने इस कारण से अपनी यात्रा को एक चौक पहले खत्म किया।
वो लोग उसी में खुश हैं। हम डर गए, हमने कहा तुम इसी में खुश रहो। हमारा बड़ा मोटिव था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हमारा बड़ा मोटिव था कि बच्चों को मुआवजा मिले, एफआईआर वापस हो, ना सिर्फ दिल्ली की एफआईआर बल्कि देश के किसी कोने में अगर एफआईआर में तो वो वापस। अगर 3 महत्वपूर्ण मांगे मान ली गई हैं तो फिर हमारा मोटिव क्लियर हो गया था, इसलिए हम वहां रुके। लेकिन खुलेआम पुलिस के सामने एक कोई गाली दे रहा है, और ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर एक नहीं 14 मुकदमे हो इसी प्रकार के, गौरक्षा के मामले में, गौ सेवा तो करनी नहीं है उनको, गाय पड़ी है सड़क पे, कोई मतलब नहीं है गाय से उनको, लेकिन अगर कोई पता चल जाए कोई मुस्लिम युवक है वहां से जा रहा है, कोई दलित युवक है वहां से जा रहा है, हम सबको पता है कि जो मोची समुदाय है, जिसको धर्म के हिसाब से तो हम हिंदू ही बोलते हैं लेकिन वो दलित में आता है, वो जब हमारे यहाँ कोई गाय मर जाए, कोई जानवर मर जाता है तो उसको उठाने के लिए, सफाई के लिए आप उन्हीं को बुलाते हैं, और वो उठा के ले जाते थे, काम की चीज वो फेंक देते हैं, अपने पास रखते थे, काम की चीजें जो आप जूते पहनते हैं, जो लेदर पहनते हैं, उसका वो काम करते थे। लेकिन आज हमने क्या किया, वो डर ऐसा माहौल बना दिया, यहाँ पे तो गाय के नाम पे इतना मार पिटाई करते हैं, ये हिंदू की बात करते हैं, ये तो उन्हीं हिंदू कम्युनिटी के लोगों को इन्होंने मार पिटाई किया। ऐसे लोगों ने हमारे खिलाफ कल प्रोटेस्ट में वहां पे अड़ंगा लगाने का कोशिश किया, बावजूद सरकार का पूरा संरक्षण है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सरकार 14, मैं थोड़ा सा लंबे चली गई लेकिन मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 14 के पहले और 14 के बाद में, 14 के पहले तो बहुत शुरू की, मतलब एकदम एकदम नए लोग थे ना हम, हमारे भी, हम अंकुरित ही नहीं हुए थे, हम तो बहुत छोटे लोग थे, क्या ही समझती हमारी 19-20 साल में थे, तो बस निकल पड़े थे अन्ना के पीछे, ऐसा था, अरविंद जी के पीछे निकल पड़े। लेकिन फिर धीमे धीमे तब में और अब में जब हम अंतर समझते हैं, आप तब विरोध कर सकते थे, आपकी सरकार जो भी थी जिसके खिलाफ आप आलोचना हो वहां फर्क पड़ता था, इस सरकार को फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस आंदोलन में फर्क पड़ा। धर्म को लेकर के जो भेदभाव खड़े हो गए हैं वो कब पट पाएंगे नहीं पता, पर बहुत लंबी खाई बनाई गई है हिंदू मुस्लिम के अंदर में, मतलब ये थोड़ा बहुत बड़ा अंतर है। और एनजीओ की बात कही तो एनजीओ तो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादातर के साथ ये हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी ये हुआ है, तो काफी फर्क है। जी, थैंक यू केसरी जी। दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि आदिवासी को हिंदू नहीं समझा जा रहा है क्या, लेकिन क्या आदिवासी लोग हिंदू समाज के अंदर आना चाहते हैं, उनका क्या मंशा है? मैं ये नहीं कह रही कि आदिवासी को हिंदू नहीं समझा जा रहा है, कानून के भी मुताबिक और संविधान के भी मुताबिक आदिवासी हिंदू नहीं, ये है उनको, बल्कि जैसे ये कहते हैं ना कि अगर एक अगर प्रियंका को मान लो किसी दूसरे धर्म में आस्था आ जाए, हम लोग बचपन में बहुत छोटे छोटे थे और हम चर्च भी जाते थे, नजर लगती थी तो मम्मी लोग ना झाड़ फूक के लिए मजार लेके जाते थे, कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी ना हो जाता था भाई उससे। जब आप किसी मुस्लिम दोस्त के साथ जाते थे ईद पे सेवई खाने और वो अपनी पूजा कर रहे हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कलमा पढ़ के आपका परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। तो ऐसे जब क्रिश्चियन हमें बड़ा मजा आता था, हम 25 दिसंबर को कि आज हम जाएंगे और चर्च में बैठेंगे और प्लीज कोई प्रेयर कर दे कि हम पास हो जाए, हमारा ये मासूम दिल था कि हमें मैथ बड़े डर लगता है, प्लीज मैथ अच्छी हो जाए, मतलब बचपन में ऐसी ही बातें होती थी और कभी ये बात नहीं आई थी। अब ऐसा हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर, चूंकि जहां मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसे उत्तर प्रदेश बड़ी स्थिति में आपको कानपुर है, लखनऊ है, यहाँ पे आपको मुस्लिम मिल जाएंगे, इलाहाबाद है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुस्लिम कुछ कुछ जगहों पर ही है, सब जगह मुस्लिम नहीं है। तो यहाँ पर जहां मुस्लिम है वहां पर मुस्लिम के खिलाफ, और जहां पर आदिवासी है वहां पर आदिवासी और क्रिश्चियन को लड़ा दिया गया, क्योंकि वहां पर कई आदिवासी क्षेत्रों में लोगों ने कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी अपनाई। जैसे जशपुर जो इलाका है यहाँ पर, वहां पर बड़ी तादाद में जो आदिवासी समुदाय के और भी लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं। अब वो आदिवासी हैं पर क्रिश्चियन आदिवासी, अब ऐसे लोगों को जो है डराना धमकाना, ऐसा मैं क्या बोलूं, आप जैसे बोल रहे थे ना कि ये ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा ही हो रहा है कांकेर में। मैं आपको दूसरे वो सवाल पे आऊंगी लेकिन उसके पहले थोड़ा ये बता दे रही हूँ, कांकेर एक जगह है बस्तर के इलाके में, वहां पर तो स्थिति इतनी खराब हो रखी है कि अगर आप दूसरे धर्म को फेथ करने लग जाते हैं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो अपनी ही जमीन पे आपको दफन नहीं करने दिया जा रहा है, अपने ही गांव में आपको, अपने ही पूर्वजों के बगल में आपको दफन नहीं होने दिया जा रहा, उस बॉडी को उखाड़ दिया गया, उखाड़ करके उसको, उसके लिए लड़ना पड़ा, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है परिवार को
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे 14 दिन बाद जो है उसको बरी किया जा रहा है, उसको दफनाया की कोशिश। तो ये स्थिति बन चुकी है कि उसके दफनाने के राइट को, उसके धर्म मानने के राइट को, उसके धर्म ना मानने के राइट को, आपको कौन सा जात, ये सब चीज पे इतना हमला यहाँ पर हो रहा है। तो जो आप बोले थे ना कि हिंदू आदिवासी वाला बात, आदिवासी कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदू नहीं है। उनका कोई अलग से लेकिन रिटन लॉ नहीं है, उनकी परंपरागत चीजों पर ही सारी चीजें चलती हैं। लेकिन उसका नुकसान भी जो मैंने बताया कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो हुआ है। कई आदिवासी की बात है जिनको, भाई नॉर्मल सी बात है, मैं अगर हिंदू हूँ आज और मुझे इंटरेस्ट है कि मैं मस्जिद भी जाऊं या मैं चर्च जाना चाहूं, तो मेरा पर्सनल राइट है ना, ये बहुत पर्सनल चीज है। पर इसको कैंपेन की तरह चला देना, एंड कैंपेन की तरह कि नहीं तो आप घर वापसी करो, तो ये तो बहुत मुश्किल वाला मसला हो जाएगा। तो जब आप हिंदू धर्म में वापस, अगर एक मुस्लिम हिंदू हो जाए तो तब वो घर वापसी है, वो कन्वर्जन नहीं है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम मान लो हिंदू होना चाहता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हिंदू मुस्लिम होना चाहे या कोई हिंदू क्रिश्चियन होना चाहे या कोई क्रिश्चियन कहीं, तो फिर वो धर्म परिवर्तन हो जा रहा है। उसके लिए इस सरकार ने पूरा, मैं तो कहूंगी सरकार ने ही ये कैंपेन चलाया और एक माहौल खड़ा किया। इसका फायदा किसको? इसका फायदा सीधा सरकार को है। पोलराइज का गेम होगा, हिंदू हिंदू होगा, तो फिर अभी तक ये उसी से जीतते हैं। ये क्यों सिर्फ मुद्दा विहीन क्रांति इसीलिए कर रहे हैं कि लोग इतने सेंसिटिव हैं धर्म के मसले पर कि वो 2 मिनट में अपने धर्म को लेकर के बहुत खड़े हो जाते हैं। तो पोलराइज होगा तो फायदा होगा, हिंदू के हम हितैषी हैं ऐसा दिखे। उनसे जब सवाल करो कि हिंदू के बच्चों को कितने रोजगार मिले, हिंदू के बच्चों को कितने स्कूल की शिक्षाएं मिल गई, वो सवाल नहीं बनने देंगे, वो नैरेटिव भी वही बनवाते हैं। तो बात वही है कि हिंदू, आदिवासी हिंदू नहीं है, पर कोई मानना चाहे तो मना कौन कर रहा है? मानना चाहे तो उसका राइट है। मुझे शिव जी को मानना है, मैं शिव जी को मानूंगी। मुझे जीसस को मानना है, शायद मैं जीसस को मानूंगी। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था ना। ये पॉलिटिकली गेम कैसे बन गया, इसकी साजिश को समझिए। तो मसला यहाँ पर एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की साजिश का है। वही जैसे अरविंद जी ने हमेशा इनका पर्दाफाश करते हैं, तो हमें ऐसे ही उनका बोलना चाहिए कि आप लॉ भी नहीं करते हैं कि आदिवासी को हिंदू माना जाए, आदिवासी को आदिवासी रहने देते, लेकिन जब वो हिंदू के लिए आते हो तो उनका वेलकम करते हो, लेकिन उनको एक्चुअली लॉ प्रोवाइड नहीं करते हो। उसके लिए नहीं है ना वो, उनका गेम वहीं तक है। उनको गाय की सेवा करनी ही नहीं है। गाय पड़ती है सड़क पे, अभी बारिश के मौसम में पूरी गाय हाईवे पे बैठी हुई है, कितनी गाय मर जाए कोई मतलब नहीं है। पर उसी मरी हुई गाय को अगर कोई मोची समुदाय का, दलित समुदाय का व्यक्ति उठा के सफाई करेगा तो उसके पीछे पड़ेंगे कि इसने गाय को मारा, ये गाय को खाया। जबरदस्ती का मतलब, वो क्यों खाएगा भाई? वो मोची समुदाय से है। ट्रेन ट्रैक पे जब गाय लड़ जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उन मरी गाय को कौन उठाता है? क्यों नहीं कोई और उठा लेता? इस कारण से उन लोगों ने वो अपने काम उसको भी छोड़ दिया करना, डर के मारे भी छोड़ दिया कि करना ही नहीं है। तो मजबूरी में करते, किसी को शौक तो नहीं है, उनके पास भी अगर चीजें हों, उतनी चीजें उन तक पहुंचे तो वो ना करेंगे। सम्मान तो सबको पसंद है, लेकिन उस काम को इतना, एक तो ऑलरेडी सोसाइटी में उतनी हीन भावना से जाति वर्ग में बटा हुआ उतना हीन देखा जाता है, उसके बाद उस पर और अटैक होंगे तो सोचिए कि चीजें कहाँ पहुंचेगी। तो वो चीजें हो रही है। तो अभी छत्तीसगढ़ में ये, अभी तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे क्रिश्चियन और आदिवासी को लड़ा रहे हैं। क्रिश्चियन आदिवासी का माहौल बना दिया गया है। तो बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर। जो अगर चर्च में जा रहे हैं, जो चर्च में मसले में, हर संडे को छत्तीसगढ़ के किसी ना किसी चर्च में ये नाटक, अभी देखा होगा जो केरला वाला 2 नन्स का वाला जो मैटर हुआ था, जिसमें पूरी केरला गवर्नमेंट के मिनिस्टर, इवन बीजेपी के मिनिस्टर्स तक को आना पड़ा, क्योंकि केरला में बड़ी संख्या में क्रिश्चियन मानने वाले लोग हैं ना, इसलिए आना पड़ा, वरना नहीं आते। और वो 2 नन अगर केरला की नहीं होती तो सोचो क्या होता। उन नन्स के साथ जो हमला हुआ था उसमें नन्स पे तो बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन उन साथ में उनके साथ जो बच्चियां थी वो आदिवासी थी। वो काम के लिए जा रही थी क्योंकि उनको काम चाहिए था, और वो उनको काम में मदद करते, उनके एजुकेशन भी देते और मदद करते। वो अपनी मर्जी से जा रहे थे, बावजूद उनको जो है बजरंग दल के लोगों ने जो है हैरेस किया, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुए, और अभी तक कोई ढंग की कार्रवाई उनपे नहीं हुई है लोगों पर। महिला आयोग ने भी इसमें एक्शन लेने का बोला था, पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। थैंक यू केसरी जी। और किसी को कोई प्रश्न है?
जी। तब तक प्रियंका जी, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में मीडिया का कितना ये है, सपोर्ट है? मीडिया का बहुत ऐसा भी नहीं है कि नहीं सपोर्ट है, लेकिन आप जान तो रहे हैं कि सरकार से विज्ञापन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो पत्रकार चाहे भी कि कुछ लिखे तो वो तो भेजता है बेचारा खबर अपनी कई बार, लेकिन जो बैठे हैं टेबल पे खबर को डिसाइड करने वाले संपादक हैं, तमाम लोग, उनके पास पैसा आ रहा है विज्ञापन से, विज्ञापन का बड़ा खेल होता है सरकार के पास। तो बहुत बड़ा पैसा जो है विज्ञापन में जाता है जब, और पैसा जिनके पास, मतलब इस बीजेपी से ये नुकसान भी हुआ है कि हमारी जो पॉलिटिकली चुनाव लड़ने का, जैसे आम आदमी पार्टी जब आई सत्ता में तो कौन कौन चुनाव लड़ा, राखी बिरलान जैसे लोग चुनाव लड़े जिनके मम्मी पापा स्वीपर थे, और कुलदीप कुमार एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे लोगों ने इलेक्शन फाइट किए, लेकिन इस, और लोगों ने चंदा दिया, दिल्ली में चंदा हुआ, लोगों ने चंदा दिया और उसके बाद चुनाव हुआ। लेकिन बीजेपी के आने के बाद से ये हुआ कि चुनाव इतने महंगे हो गए हैं, इतने महंगे हो गए हैं कि अगर प्रियंका शुक्ला कितना भी काम कर ले पार्टी के लिए, लेकिन जब बात टिकट की आएगी तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम कितना खर्च कर पाओगी। ये फैक्ट है। हम नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी ऐसी, हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। हमारी पार्टी में तो दिया है मौका। पंजाब में देखिए एक स्वीपर क्लास के बच्चे को जो है उनके बेटे को दिया, जिसने चन्नी को हराया, याद होगा आपको। तो ऐसे लोगों को टिकट मिला, चैत्र वसावा भी ऐसे लोगों में से आते हैं। लेकिन बावजूद इसके चुनाव इतना महंगा हो गया है कि एक कल्चर हो गया है कि जिस दिन बूथ पे लोग बैठेंगे उस दिन 1,000 रुपए तो मिनिमम रखिए कि एक बूथ के एक व्यक्ति को देना है। तो आप सोचिए, अगर बूथ पे 38 वार्ड है अगर मेरे विधानसभा में, और 300 बूथ है मान लीजिए, तो प्रति बूथ अगर 1,000 रुपए भी आप मिनिमम देते हैं तो कैलकुलेशन कर लीजिए 300 बूथ का कितना खर्चा। तो फैक्ट ये है कि आप कितना भी काम कर लीजिए, पर पैसा पैसा बहुत बड़ा भूमिका बन गया है। मतलब दारू मुर्गा पैसा तो सबको बांटना ही है। ये आप कितना भी बोल दीजिए कि इतनी लिमिट है चुनाव की, लेकिन सबको पता है कि चुनाव में कितना पैसा खर्च हो रहा है, एंड इस पे कोई बोल नहीं रहा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो चुनाव आयोग ने, ये जो चुनाव आयोग पे सवाल हो रहे हैं वो इसी बात के हो रहे हैं। अपने मन के आईएएस ऑफिसर को बिठा दो, पूरा चुनाव वही कराता है, आप कितने भी लड़ते रह जाओ, वो लड़ा के किसी और के फेवर में खड़ा कर देगा चीजों को। तो ये स्थिति है। तो मीडिया कर रहा है, लेकिन मीडिया के पास जो पैसे, अब पत्रकारों के पास भी हमने हालत देखी ना कि पत्रकारों को भी कोई बहुत सैलरी तो मिलती नहीं है। तो इन्हीं नेताओं से विज्ञापन मिलके यहाँ से वहां से, इसी वजह से होता है। तो हमारे जैसे बीबीसी जो है, अगर हम उदाहरण देखें बीबीसी, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे, ये अमेरिका यूएस एरिया के जो भी वहां के, जो जहां से इसका उदय हुआ, वहां के लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हम पैसा दे करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज नहीं है ना। हम यूट्यूब पे फ्री में उर्मिलेश जी की खबर को देखना चाहते हैं, अभिसार की खबर को देखना चाहते हैं, ध्रुव राठी को देखना चाहते हैं, लेकिन हम फ्री में देखना चाहते हैं। हमें पैसा 10 रुपए देना पड़ेगा, हम देखना बंद कर देते हैं। तो अगर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, पत्रकारों को और पत्रकारिता को लेकर की जिम्मेदारी नागरिकों की होनी पड़ेगी। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा। जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक जो है ये चीज रहेगी। और अगर पॉलिटिकल पार्टियां पैसा देंगी तो नॉर्मल सी बात है, खबरें किस तरफ चलेंगी। तो अगर उसका रास्ता ये नहीं तो उसका रास्ता ये जो आंदोलन में हमें दिखा कि ना सिर्फ यूट्यूब चैनल बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स जैसे शब्द भी अब आ गए हैं कि लोगों ने अपना कैमरा निकाला और वो निकाला, जाओ मीडिया ना छापे पर हम अपना कैमरा चला रहे हैं। तो इस आंदोलन से हमें सीखना पड़ेगा कि हमारा कैमरा और हमारे कंटेंट क्रिएटर्स जो छोटे छोटे इनके बड़े रोल निकल के आए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा मीडिया पे ध्यान नहीं देना, पर बोलते हैं तो छपता भी है। ऐसा कितना ही खारिज करेंगे भाई, उनको डिबेट करानी है तो कुछ तो मसाला चाहिए, मसाला के लिए कोई तो चाहिए सामने बिठा, दिखावा ही करे पर उनको करना तो पड़ेगा, पर एजेंडा वो उन्हीं का चलाते हैं। तो चीजें तो वैसी यहाँ पर भी हैं, पर उसकी कारण है, इसलिए ऐसी चीजें। जी, रचना जी, मैं आपके पास आती हूँ। पहले आप पहले ही पूछ चुके हैं, इसीलिए राज सर के पास जाती हूँ। राज सर, वेलकम, पूछिए अपना क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही है। राज सर, आप म्यूट पे हो। कर रहे हैं राज सर, अनम्यूट कर रहे हैं। राज सर को शायद सुनाई दिया क्या? राज सर को, राज सर सुनाई दे रहा है? म्यूट है, मे बी अनम्यूट नहीं कर पा रहे या हैं। म्यूट है?
तब तक दिग्विजय जी आप देखिए। आपके पास नीचे ना एक ऑप्शन होगा, देखिए माइक बना होगा, जहाँ कैमरा है ना उसके बाजू में, उसको टच करिए, वो अनम्यूट हो जाएंगे आप। वो तो उनको मालूम नहीं होगा। सॉरी सॉरी क्या सॉरी सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। कंफ्यूजन हो रहा था, आ, आ रहा था। जी जी जी। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राज कोहली, हैदराबाद आपकी न्यूज से बोल रहा हूँ। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जितना महिला शक्ति है सबको अभिनंदन। और कल का जीत के बाद सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आपने ये जो रखा है गूगल मीट, इसमें छत्तीसगढ़ की बात हो रहा है, आदिवासी की बात हो रहा है और लॉ की बात हो रहा है। तो मैं समझा कि सुधा भारद्वाज जी को हम नमन ना करें, ना उनका जो योगदान उसको उसके बारे में बात ना करें कम से कम 2 मिनट, वो अधूरी रह जाएगा। तो प्रियंका जी, आप सुधा भारद्वाज जी का रोल जो छत्तीसगढ़ में अभी तक था, उनको किस तरह से उनको ये बीजेपी का गवर्नमेंट, तानाशाही गवर्नमेंट ने ट्रबल किया। जैसा वो हार्वर्ड में प्रोफेसर थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोला था कि आप अमेरिका में रह जाइए, लेकिन वो आके छत्तीसगढ़ रायपुर में केसेस लड़ती थी। आप उसके बारे में भी 2 मिनट बताइए। और सबको इतना अच्छा अपने इनसाइट्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आदिवासी का लाइफ के बारे में। थैंक यू। मैं बस थोड़ा सा करेक्ट करूंगी आपको। सुधा भारद्वाज जी ने कभी भी बाहर में कोई प्रोफेसर का जॉब नहीं किया है। उनकी सिटीजनशिप थी वहां पे, उनकी माँ वहां पर थी, तो वो वहीं पैदा हुई। उनकी सिटीजनशिप काफी दिन तक थी। फिर वो जब इंडिया आई और उनकी माँ जो कृष्णा भारद्वाज थी, वो वन ऑफ द फाउंडर पर्सन ऑफ जेएनयू। तो अभी भी मतलब कृष्णा मेमोरियल लेक्चर अभी भी वहां होते हैं। तो वो वहां पर उनकी माँ प्रोफेसर थी जेएनयू में। वो वहां से जब वापस आई तब काफी टाइम बाद उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी थी। लेकिन जेएनयू में रहने के दौरान जिस तरह से उनकी परवरिश, अच्छा इसमें मैं बस इतना बता दूं कि मैं ऑलरेडी मतलब सुधा जी का योगदान था नहीं बल्कि अभी भी है, एंड सुधा जी के साथ मैं काम करती हूँ एज अ लॉयर। जो मेरा एडवोकेट निकल के आया वो सुधा जी के कारण निकल के आया। तो अभी भी उनके साथ ही ये लॉयर का काम मेरा चल रहा है। जनहित एक संस्था है, एक छोटा सा ट्रस्ट है जिसमें कुछ सारे यंग लॉयर्स मिलकर के उनके साथ में सहयोगी के तौर पे काम करते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो सुधा जी से तो हर संडे हम मीटिंग में रहते हैं। तो सुधा जी छत्तीसगढ़ बेसिकली, उसके पहले सुधा जी ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। वो आईआईटी टॉपर भी रही हैं। तो आईआईटी में पढ़ाई करी, आईआईटीएन रही वो। और उसके बाद जो आईआईटी करने के बाद उनको समझ में, जब क्योंकि जेएनयू में भी उनका एक बैकग्राउंड उस तरह से, तो लेफ्ट की पॉलिटिक्स से हमेशा से एक प्रभाव पड़ा उनपे जेएनयू के कारण से एंड उनकी माँ के भी कारण से। तो वहां से फिर जब वो आईटी पास आउट हुई और सारी चीजें, तो उनका जब आंदोलन के प्रति रुझान जो रहा हमेशा से, उस कारण से वो जो शंकर गुहा नियोगी, मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप लोग थोड़ा सा गूगल की भी करेंगे तो शंकर गुहा नियोगी को गूगल करिएगा। शंकर गुहा नियोगी तो वैसे बेसिकली बंगाल से आते थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पूरा जो धरती माना, अपने आप को उपज माना, वो छत्तीसगढ़ को माना। यहीं पे उनका काम उन्होंने किया और मजदूर का एक बहुत बड़ा संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के तौर पर निकल के आया, जिसकी अगुवाई शंकर गुहा नियोगी करते थे। तो शंकर गुहा नियोगी के साथ मिलकर के ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स, सुधा जी एक उनका एकदम बगल में खड़े होने का जो सेकंड लीडरशिप था सुधा जी के पास रहा और उन्होंने उससे से काम किया था। पर शंकर गुहा नियोगी जी और उनके रहते मजदूरों, और यही कारण है कि जहां पर शंकर गुहा नियोगी जी का दल्ली राजरा एरिया है, दुर्ग भिलाई जो एरिया है, उन कारणों से ही आज तक थोड़ा सा मजदूरों की स्थिति दल्ली राजरा में थोड़ा बेहतर है। तो उनको जब 2000 के आसपास जब नियोगी जी के ऊपर अटैक हुआ और उनको सोते में ही उनको गोली मार दिया गया था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ वो लड़ाइयां लड़ रहे थे, माइनिंग के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे थे। सुधा जी का भी वही उनके साथ योगदान रहा है लंबे समय से छत्तीसगढ़ में। तो जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, अब वर्तमान में अडानी है, उस टाइम में जिंदल है, अडानी है, उसके पहले भी और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में शामिल रहे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जिनके प्रति उन्होंने मोर्चा खोला। तो उनको मरवा दिया गया, सोते समय उन पे गोली मारी गई थी। उनका जो पूरा केस लड़ा वो दिल्ली में शायद वृंदा ग्रोवर और ये सब जो एडवोकेट्स हैं वो भी उनका इन्वॉल्वमेंट भी रहा। उस दौरान सुधा जी उनको असिस्ट करती थी, लेकिन वो सीएमएम के साथ, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वो छत्तीसगढ़ आई थी
एंड वो सीएमएम के साथ काम करना उन्होंने शुरू किया था। सीएमएम में काम करते करते ही जब उनको लगा कि अब ये मजदूर संगठन के अंदर फीस देने के पैसे तो होते नहीं मजदूर के पास, तो वकील जब हम करते हैं तो चलो एक आध के कनेक्शन से वकील मिल भी गए, फिर भी अपने संगठन के लोगों के बीच का वकील होना बहुत जरूरी है। तब जाके सुधा जी ने बहुत लेट, ये जो शंकर गुहा नियोगी जी की जो केस में वो असिस्ट करती रही, उसी दौरान फिर उनके दिमाग में आया कि वो उन्हें एडवोकेसी करनी चाहिए। तब उन्होंने एडवोकेसी किया, उन्होंने एडवोकेट की पढ़ाई करी, और फिर तब से वो 2000 या आई थिंक 99 के आसपास उन्होंने वकालत शुरू करी, और तब से वो बतौर एक्टिविस्ट, बतौर लीगल एक्टिविज्म भी उन्होंने काम स्टार्ट किया। सुधा जी जो पीयूसीएल, अगर आप जानते होंगे, जेपी नारायण जी का ही एक संगठन जिसमें बहुत बड़े जस्टिस सच्चर भी उसके सदस्य रहे, पीयूसीएल की सदस्य मैं भी हूँ। तो पीयूसीएल के कारण सुधा जी से मेरा मेल मिलाप वर्ष 2014 के आसपास हुआ था। पीयूसीएल में जब छोटे से संगठन में जब कुछ अच्छी बातें हो रही हो तो हम वहां जाते हैं, तो मैंने कहा देख के जाते हैं क्या होता है वहां पे। तो फिर जब उनको मुलाकात किया और उनसे मिली और उनका काम देखा, तो फिर उनके साथ मैं जुड़ी यहाँ पे। तो 14-15 में मैंने भी फिर पीयूसीएल ज्वाइन किया। और डॉक्टर लाखन सिंह थे, डॉक्टर विनायक सेन, जिनके ऊपर नक्सल समर्थक का आरोप लगा, अभी भी केस शायद सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है उनका। तो उसी दौर में जब बहुत कठिन दौर था, जब तमाम तरीके के आरोप जब आप काम करते हैं तो आप पे लगते हैं, वैसे ही आरोप लगे, बावजूद सुधा जी जैसे लोगों ने, सुधा भारद्वाज ने, डॉक्टर लाखन सिंह ने, सायल जी ने, विनायक सेन, ये तमाम लोगों के नेतृत्व में पीयूसीएल यहाँ चल रहा था। और तब से लेके आज तक सुधा जी पे इतने प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे, लेकिन एक्सट्रीम तब हुआ कि जब अभी हाल में जब भीमा कोरेगांव का मसला आपने सबने सुना होगा कि ऑर्गेनाइज करने वाला कोई, सुधा जी ना उसमें गई, ना उनका कोई लेना देना, बावजूद कनेक्शन, जैसे नहीं आप अब जैसे चाइना से फंड आ रहा है, पाकिस्तान से, कहीं से भी जोड़ दो, तो वैसे ही उनको उस तरह से प्रोपेगेट करके, उनको बदनाम करके, और फिर उनके खिलाफ मुकदमा किया। लगभग 3 साल वो जेल में रही, और अब जाकर के वो जेल से 2022 में उनको बेल मिली। उस दौरान मुझे याद है कि चूंकि मुंबई में ही वो केस चल रहा है, अभी भी वो महाराष्ट्र में ही है, एज पर कोर्ट ऑर्डर वो अपना वो एरिया नहीं छोड़ सकती हैं, पर छत्तीसगढ़ उनके खून में है, उनकी भूमि है, तो इसलिए वो छत्तीसगढ़ को बहुत वहां से ही काम में रहती हैं। चूंकि बहुत दायरे, अभी भी उनके बेल को कैंसिलेशन करने के लिए भी सरकार पीछे पड़ी है कि उनका बेल कैंसिलेशन हो जाए। तो इतनी क्रूर सरकार है कि देखिए उस भीमा कोरेगांव के केस में इतने लंबे लंबे समय तक लोग जेल में रहे। उमर खालिद भी एक स्टूडेंट लीडरशिप का उदाहरण है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उस पूरी लीडरशिप को जेल में डाल दो। उसी समय में सुधा भी गई, उसी समय में गोंजाल्वेस, सॉरी आपके जो महाराष्ट्र गढ़चिरौली वाले जो एडवोकेट हैं, अब जाके शायद उनको बेल मिला है, वो भी चले गए। प्रोफेसर सोमा सेन, ऐसे करके तमाम जो पॉलिटिकली सोच रखने वाले लोग थे। एक याद होगा आपको, झारखंड के एक बहुत बड़े कृष्ण कंटी के लोग उनको बहुत फॉलो करते थे, नाम क्या भूल रही हूँ मैं, उनकी तो मौत ही हो गई जेल में। उनको आखिरी तक उनको एक स्ट्रॉ तक नहीं दिया जा रहा था, स्ट्रॉ के लिए भी उनको मतलब उनको प्रॉब्लम था बावजूद। तो ये स्थिति थी, और उसी दौरान जो है सुधा जी को जेल हुआ और 3 साल जेल में रही, और अब उनको बेल मिला। तो अभी वो बेल में है, पर लगातार महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रही हैं, और वो छोड़ नहीं सकती वो एरिया, इसलिए उनको मुंबई में ही रहना पड़ रहा है अभी। पर छत्तीसगढ़ वो चाहती हैं कि हर रोज वो सोचती हैं कि वो कब छत्तीसगढ़ वापस आए, तो काफी मिस करती हैं, पर वो अभी भी छत्तीसगढ़ में अपना योगदान दे रही हैं लगातार। थैंक यू राज सर। दिग्विजय जी आप अपना प्रश्न रखिए, फिर रचना जी के पास जाएंगे। दिग्विजय जी, वो कैमरा के बाजू में राइट साइड में है, कैमरा का राइट साइड में बटन, जिसको अनम्यूट करना। दिग्विजय राय साहब, शायद उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दिग्विजय राय साहब, वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में बॉटम में ये जो कैमरा है उसके बाजू में माइक है, उसको अनम्यूट कीजिए, प्रेस कीजिए। शायद जी जी, तब तक रचना जी आप अपना प्रश्न संक्षिप्त में रखिए। नहीं, मुझे प्रश्न नहीं पूछना है, बस मुझे तो अपनी इमोशंस थोड़े से मेरे जाग गए हैं प्रियंका जी की बातें सुन के,
फिल्मों में देखा था, लेकिन प्रियंका जी ने जैसे बताया मुझे लगा जैसे मैं अपने सामने ही देख रही हूँ, और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इनको मैं कहूँगी कि और इनको पावर मिले। समाज की और राजनीति की हालत बहुत बहुत खराब है। अ, और इसके लिए जैसे मेरे को तो लगता है कि जादू की छड़ी हो तो घुमा के सब ठीक कर दिया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली ये किस्से कहानियों की बातें हैं, रियल में तो फाइट लड़ना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से समाज को और राजनीति को सुधारने का काम करे। तो बस मैं अपने इमोशंस जाहिर करना चाह रही थी। बाकी मुझे चर्चा में जुड़ के अक्सर मैं जुड़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी को फेसबुक के ज़रिए और ट्विटर के और इंस्टाग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया बहुत खराब मतलब हम लोग को वो करती है। और अब तो बीजेपी कांग्रेस सब जानते हैं कि मिले हुए हैं। तो मेरा बस ये प्रयास रहता है, तो मैं दिन भर उसी में लगी रहती हूँ कि मैं बाहर जाके नहीं कर सकती हूँ, तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक आम आदमी पार्टी के कामों को पहुंचाती रहूं। तो मैं लेकिन चर्चा में आज जुड़ी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारियां मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सबको। रचना जी जिंदाबाद, बने थैंक रहिएगा। जी जी। सॉरी, मैं दिग्विजय। जी बोलिए। नमस्कार प्रियंका जी, स्वागत है आपका इस मीट में। मैं भी राज सर के जैसा कंफ्यूज हो गया था। वो मैं वीडियो के बगल वाला जो सिंबल दिखा रहा था माइक का, मैं उसको टच कर रहा था, नीचे था। कुछ करते हैं, मुझे समझ में आ गया था कि वो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। जी, ज़्यादा दिन हो जाता है इस मीट वगैरह में शामिल होने में, तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। बहुत अच्छा लग रहा है। कल एक जीत, एक पायदान जो कहिए, हम आगे बढ़े, देश के युवा आगे बढ़े, इस क्रूर और तानाशाह सरकार को हटाने के लिए एक जिद जो है युवाओं में आना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक सवाल आपसे, आपने कहा कि बहुत चुनाव जो है, इलेक्शन बहुत खर्चीला हो गया है किसी आम इंसान के लिए लड़ना, जो वास्तव में चाहता है कि समाज में एक पॉजिटिव बदलाव हो, एक ईमानदार पॉलिटिक्स हो, और चाह कर भी वो इलेक्शन फाइट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो गरीब आदमी कभी वहाँ नहीं पहुँच सकता है, भले ही उसके पास बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, और लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो मेरा इस पर आपसे एक सवाल है कि क्या इस तरह का पॉलिटिक्स कभी ईमानदार हो सकता है, जो आदमी अगर अपना पैसा खर्च करके कोई एक भिखारी को भी 150 रुपया देने से ही सकता है, और वो आदमी बूथ लेवल पर जाके 150-300 बूथ पर हज़ार रुपया दे दे, और इलेक्शन में धुआंधार प्रसार करे, उसमें खर्च करे, लोगों को माने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करे, तो वो क्या वो उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है? और वो अगर जीत कर जाएगा तो क्या वह ईमानदार रह पाएगा? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई अपना पैसा लगाएगा तो वो तो फिर पहला काम करेगा कि उसको अपना जो दिया है उसको पहले कमाना है, वो तो यही करेगा। और अगर थोड़े हम जैसे लोग होंगे तो वो कर नहीं पाएंगे, तो वो घर बैठ जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी मैं फिर कह रही हूँ, जैसे पत्रकारिता की जिम्मेदारी भी जब तक नागरिक नहीं लेगा, जब तक लोग नहीं लेंगे, तब तक आप ईमानदार पत्रकारिता की आप कैसे उम्मीद। आपकी ये चिंता होनी चाहिए कि भाई अगर कोई चैनल चल रहा है तो उसका घर कैसे चल रहा होगा, और फिर अगर वो फिर गोदी मीडिया कैसे बन गया। वो गोदी मीडिया ऐसे ही बन गया क्योंकि पूरा पैसा तो उसको उसी से मिल रहा है, तो उसकी मजबूरी भी है, वो वही अपना वो नौकरी कर रहा है, बेसिकली सरकार की ही नौकरी कर रहा है और पत्रकारिता का ढोंग कर रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी जब नागरिक लेंगे कि हम, और इतनी बड़ी तादाद में अगर सब्सक्रिप्शन होंगे, सब लोग देंगे कि भाई हमसे 10 रुपए लो,
हमसे 10 रुपए लो और हम सब जिम्मेदारी लेंगे तो चीजें वहां बदलेंगी। एक टाइम मुझे लगता है जो आएगा वो इसके लिए भी आएगा कि एक मोमेंट क्रिएट, जैसे अभी जेंजी का हुआ, जैसे अभी यूथ का हुआ, वैसे ही एक टाइम मुझे लगता है आना चाहिए। ये कब आएगा नहीं पता। ये आम आदमी पार्टी ने किया था दिल्ली के लिए, दिल्ली के पहले इलेक्शन हमने ऐसे ही लड़े थे, दूसरा इलेक्शन भी हमारा लगभग ऐसे ही गया है, लेकिन तीसरे इलेक्शन तक आते आते लोग जानते हैं कि काफी पैसा लगता है चुनाव में। क्योंकि जब आप एक बार की विधायक बन जाएंगे तो लोगों को लगेगा भैया छठी में आना तो 500 रुपए देना, बेटी की शादी है तो एक बोरी चावल पहुंचा देना। उनको मतलब नहीं है कि आप क्या सड़क बनवा रहे हो, नाली बनवा रहे हो, क्या बनवा रहे हो, पर आप शादी में आओगे तो 1000 रुपए तो कम से कम दो। तो ईमानदारी अब ऐसी हो गई है कि चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे निर्दलीय, चाहे आम आदमी पार्टी, अगर तीन ने पैसा दिया है तो पैसा तो तीनों से लेंगे। वो वोट वो उन्हीं जगह देंगे जहां उनको देना है। लेकिन वो ये तीसरे, अगर तीसरे ने पैसा दिया ही नहीं है तो ये करेंगे यार इसने तो पैसे नहीं दिया, कुछ तो देना चाहिए था, कुछ तो लगेगा, बिना लगे कैसे होगा। तो ये, इस पे बहुत काम करने की, अब ये बहुत मुश्किल हो गया, इसको करने का जरूरत है। पर मेरा फिर भी बिलीव है कि पैसा, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे और आपने विश्वास जीत लिया, लोग पैसा देंगे। पैसा देते भी हैं लोग लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी कितना भी मुकाबला हम कर लें, हम बीजेपी के जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड तो हमारे पास है नहीं। तो ना उनके जैसा अडानी का पैसा हमारे पास आ रहा है, ना उनके जैसे 5 स्टार होटल जैसे हमारे पास कार्यालय हैं। तो बदलाव जो आएगा वो फक्कड़पने से ही आएगा, बहुत पूंजीपति और पैसा से नहीं आएगा। जो घर पुक तमाशा देखने को तैयार है कि भैया ले भाई तू मेरे को कुछ भी कर ले, मेरे पास तो है ही नहीं, मतलब मेरे को क्यों नहीं डर लगता बोलने में, मेरे पास है क्या, किराए के घर में रहती हूँ, पैसा है नहीं, रेड मारोगे तो कहाँ मारोगे, एफआईआर से डर नहीं लगता, जेल से डर नहीं लगता, लड़ा डराओगे किससे, और अगर ज्यादा तुमने किया तो नेता तुम मेरे को ही बना दोगे। तो वो ये भी डरते हैं ना कि इसको कितना दबाना और कब दबाना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाया तो ही नेता बन जाए। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दबाओ, थोड़ा थोड़ा दबाओ, थोड़ा थोड़ा दबाओ। तो हम जैसे तो छोटे छोटे तक, तो जब तक लोग इस तरह से नहीं निकलेंगे, जिनको ये डर होगा, जो डरे वो घर बैठे, जो डर के छोड़ करके जो आगे आएंगे वही बदलाव करेंगे। पॉलिटिक्स बदलेगी, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। ये भी है कि बहुत मुश्किल हो गया है, पहले और अब के चुनाव में पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। कहने को 70 लाख की लिमिट है लोकसभा में, 40 लाख की लिमिट है विधानसभा, लेकिन नहीं, करोड़ रुपए से नीचे तो आप, करोड़ रुपए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है करोड़ रुपए। लेकिन पैसे से भी नहीं होगा, जीतता तो कोई एक ही है। हम तो वॉलंटियर को भी हम यही बोलते हैं कि जीतता तो कोई कांग्रेस बीजेपी में से एक ही है ना, पैसा तो दोनों ने खर्च किया था ना। तो समय लगता है आपको विश्वास को, कि जनता को लगता है कि 5 साल बाद तो जनता हमको भी वैसे देखती है अभी, क्योंकि जनता को लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिल्ली में हो गया तो दिल्ली लोग जान गए, लेकिन बाकी जहाँ पे पार्टी नहीं है, जहाँ स्टेट में सरकार नहीं है हमारी, उनके लिए तो पॉलिटिक्स वैसी ही है ना जैसे बीजेपी कांग्रेस ने करी है अभी तक। उनके लिए चुनाव एक त्योहार की तरह होता है कि 5 साल में एक बार आए हैं, दोबारा ये आएंगे, जितना लेना है अभी ले लो इनसे, फिर तो हमको खुद ही कमाना है और खुद ही खाना है। ये इनसे जी कुछ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो ये मेरे एक साथी हैं जो आम आदमी पार्टी में, मैंने ही उनको ऐड किया। तो तो वो जब पार्टी में अभी नहीं आए थे तो उन्होंने हमसे कहा कि मुझे एमपी का चुनाव लड़ना है, आप हेल्प कीजिए। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि अच्छा ठीक है, खर्च तो बहुत होता है एमपी के चुनाव में, तो आप कहाँ तक खर्च करेंगे ताकि मैं अनुमान लगा सकूं कि आप जीतेंगे कि नहीं, क्योंकि उसी से पता चलेगा। तो उन्होंने कहा पहले तो 25 लाख बन गए, 25 लाख से तो कुछ नहीं होगा, 25 लाख में तो मुखिया का चुनाव जीतना मुश्किल है। तो बोले कि मैक्सिमम 50 लाख तक खर्च करें। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि बताइए भैया, आप 50 लाख रुपया खर्च करेंगे, जीतने के बाद क्या आप ईमानदार रहेंगे? आप अपने घर का पैसा 50 लाख रुपया, जो सिर्फ आप ही का पैसा नहीं है, आपके पूरे परिवार का पैसा है, उस पैसे पर आपकी पत्नी का हक है, आपके बच्चों का हक है, वो पैसा केवल आपका नहीं है। तो आप उस पैसे को खर्च करिएगा तो आपके परिवार का भी रहेगा, अगर जीत गए तो परिवार का भी दबाव पड़ेगा कि पहले पैसा निकालो, बच्चों का भी दबाव होगा पहले पैसा निकालो, पहले वो 50 लाख तो लाओ जो तुमने खर्च किया इलेक्शन में। तो फिर आप सोचिएगा कि पहले 50 लाख निकालते हैं, उसके बाद पिछले इलेक्शन में हार गए थे, 50 लाख लगाया था उसको भी निकालना है, फिर अगले इलेक्शन में लड़ना है उसके लिए भी निकालना है। तो ये तो खर्च ही हो गया, फिर कुछ आमदनी भी चाहिए।
तो आप 50 लाख लगा के 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कमाने का सोच रहे हैं। ऐसे कैसे बदलेगा, ऐसे कैसे बदलेगा ये देश? फिर तो आप ईमानदार नहीं रह जाइएगा। तो आपके लिए आम आदमी पार्टी, आप सोच लीजिए, ये आप पार्टी आपके लिए है। ये हमको भी बोलना पड़ेगा, कुछ ऐसी कैंपेन या कुछ ऐसी अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों में कि देखो भाई, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। आपको अच्छा नेता चाहिए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप 10 रुपए दीजिए और आप अपना कैंडिडेट खड़ा करिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ये जब बिल्कुल, तक नहीं आएगा यही तब मैं तक मुझे यही मैं यही मैं प्रियंका जी, मैं यही लोगों को, आम जनता को मैं यही समझाता हूँ कि अपने बीच से एक ऐसा उम्मीदवार चुनो और उसको धक्का दे के ले जाओ कि सुनो, तुम अच्छा आदमी हो, कैसे तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, चलो तुम लड़ो। महराज मलिक बड़ा उदाहरण है हमारी पार्टी की। महराज मलिक की अगर ट्वीट्स आप देखें तो जिस वक्त वो चुनाव लड़ रहे थे, वो QR कोड जारी कर रहे थे, पैसा कैंपेन मांग रहे थे, लोगों से पैसे मांग रहे थे। एंड मुझे याद है कि टोपी एंड झंडे के लिए भी वो ट्वीट कर करके अधिकारियों को टैग कर रहे थे। एंड मैंने उनको पर्सनल में लिखा भी था कि भाई लोगों में गलत ऐसा ना हो कि आप अच्छे भले से लिख रहे हो लेकिन लोग कुछ और बोल देते हैं लीडरशिप को। तो बहुत क्लियर थे वो फक्कड़पना उन्हीं को बोल रही हूँ मैं। अब आप महराज मलिक को देख लो, कोई डर नहीं है, वो अपना बंदा टी-शर्ट डाला एंड मफला मारा, निकल गया। पैसे आपको देने, 10 रुपए आप दो, 5,000 रुपए आप दो, 5,000 आप दो, चुनाव लड़ रहा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ। क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी एक दमन लोगों ने देख रखा है, तो कश्मीर के लोगों ने वो उस तरह से लोग उसके साथ भी हैं, काम भी कर रहे हैं उनके साथ, तो वो उसी तरीके से लड़ा जाएगा और वहीं से होगा बदलाव। जी और ये बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे ये ये उम्मीद बहुत है बड़ा कि ये होगा, मुद्दा है। मतलब ये हाँ, ये जी, होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने प्रियंका जी। ये अवेयरनेस तो बहुत ही जरूरी है अक्रॉस द कंट्री, तो हम सब लोग उसके पीछे लग के हम सब अवेयरनेस ले आए और सभी हम अच्छे कैंडिडेट्स को खड़ा करें और चुनाव लड़े। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रियंका जी आपसे बात करके, और आपका जो एक एक काम है जो छत्तीसगढ़ में आप कर रही हो उसके लिए हम सबका सलाम आपको, और सभी लोग जो जुड़े हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। महिला शक्ति में जुड़ के आपने पार्टिसिपेट किए और हमारे प्रियंका जी को इज्जत दिए और प्यार दिए। तो मिलेंगे नहीं, प्रियंका जी, वापस हम याद प्रियंका रखना जी कि सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मैच्योर, मुझे बहुत उनके विचार लगे और बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। तो मैं चाहूंगी कि प्रियंका जी आगे, बहुत आगे तक जाएं और देश का भला करें। थैंक यू। सभी को जो Thank you. मेरी तरफ से बहुत सभी को नमस्कार, और प्रियंका जी आपको खासकर तुम्हारा नमस्कार। थैंक यू शीतल जी, आपने समय दिया। अगले हफ्ते महिला शक्ति में फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद सबको।